So Atif sir, Atif Bakar Ikram Ansari, he hails from Jamshedpur. He did his graduation from Jamia Millia Islamia, JMI University, and he has the option Political Science and International Relations, PSIR. ठीक है. So before getting into the UPSC, being selected as one of the topper, he was BDO in the Bihar state, selected through BPSC. BPSC जानते हैं? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन. तो पहले वो BDO सर्व कर रहे थे और इस साल भी वो वापस अटेम्प्ट दे रहे. He wants to improve his rank also. So he is currently in RCA also, Jamia RCA. So he is a part of Jamia RCA and I would like to invite him. So give a round of applause for Atif sir. Atif sir is here. So Atif sir will give you a basic strategy session about how to go for prelims and mains and all this. So I will hand over it to Atif sir. गुड आफ्टरनून. कितने लोग हैं जो पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं यूपीएससी का? मतलब प्रीलिम्स का अटेम्प्ट किसी ने नहीं दिया है? अच्छा. कितने लोग हैं अभी तक सिलेबस देखे यूपीएससी का? कितने लोग हैं जो कि क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स का देख चुके हैं? ओके. और लैंग्वेज में इंग्लिश में कितने लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं? और इंग्लिश वाले पहले बता दीजिए. हिंदी वाले आप 2 लोग हैं, 3 और कोई नहीं. और एनी अदर लैंग्वेज, उर्दू या कोई और नहीं? ठीक है. तो बेसिकली हम अपना सेशन जो है हम इस प्रेमाइस पे बिल्डअप करेंगे कि आप लोग मोस्टली सब कोई फ्रेशर हो. तो अभी के स्टेज में क्या करना है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा. प्राइमरीली मैं कोशिश करूंगा 70% 60% फोकस प्रीलिम्स पे दूं. उसके बाद मैं मेंस के ऊपर जाऊंगा और फिर लास्ट में इंटरव्यू स्टेज का कुछ, अगर आप लोगों को अभी इस स्टेज में क्या करना है तो उस पर मैं डिवाइड करूंगा सेशन. और हर एक सेशन के बाद, जैसे प्रीलिम्स के बाद डाउट का सेशन रखूंगा 10 मिनट का लगभग. तो आपको जो भी डाउट रहेगा उस टाइम पूछ सकते हो. फिर अगेन मेंस के बाद डाउट सेशन रहेगा और फाइनली लास्ट में डाउट सेशन. तो प्रीलिम्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, जैसे नोट मेकिंग होता है या जो भी होता है, मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख दे रहा हूँ जो आप लोग को फोकस करना होगा. तो सबसे पहले होता है आपको सिलेबस पता होना चाहिए. ठीक है. तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है सिलेबस. जैसे आप लोगों ने कहा कि सब लोगों ने सिलेबस नहीं देखा है. ठीक है. सिलेबस को एक बार सबसे पहले आपको देखना है. उसके बाद सिलेबस को आपको किसके लेंस में देखना है? ये पीवाईक्यू के लेंस में देखना है. ठीक है. तो सिलेबस जब एक बार आप लोग देख लोगे, फिर आप पीवाईक्यू का सेक्शन उठाओ कि कौन से सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं. कुछ एरियाज हैं जहां से क्वेश्चन आ ही नहीं रहे और कुछ एरियाज है जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. एग्रीकल्चर हुआ, इन्वायरमेंट हुआ, पॉलिटी हुआ, काफी क्वेश्चन आ रहे हैं. लेकिन अगर आप देखिएगा हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री पे जाइएगा तो रेयरली क्वेश्चन आ रहे हैं. तो पीवाईक्यू के लेंस में जब आप देख रहे हो सिलेबस, तो आपको पता चल रहा है कि आपको प्रायोरिटाइजेशन कैसे करना है टॉपिक्स में. तो कौन से टॉपिक्स को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, कौन सा कम देना है, ये आपको इससे पता चलेगा. यहाँ आपको गाइड भी करेंगे लोग, आपके मेंटर्स होंगे कि कौन से टॉपिक को ज्यादा ये करना है. लेकिन गाइडेंस से हमेशा बेटर होता है कि आप प्रोएक्टिवली खुद से करें. जब तक आप खुद से नहीं करोगे आप सीखोगे नहीं. जो मेंटर यहाँ आए हैं वो खुद सीख करके आए हैं, तब आपको सिखा रहे हो. तो आप खुद से सीखिएगा तो आप ज्यादा बेटर समझ पाइएगा ग्रेविटी चीजों का, कि क्यों हमको एग्रीकल्चर टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है और एग्रीकल्चर में कौन सा स्पेसिफिक टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं. आपको स्पून फीड तो कर दिया जा सकता है. यहाँ आप देखिएगा तो 10 लाख से ज्यादा बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन सिर्फ 1000 निकाल पाते हैं. सबके पास कोचिंग मटेरियल है, सबके पास यूट्यूब का एक्सेस है, सबके पास पीडीएफ है, नोट्स है, सब कुछ है, टॉपर्स का नोट सबके पास है, लेकिन सब नहीं क्लियर कर पा रहे. कुछ तो वजह होगा. तो ये वजह ये होता है कि आपको स्पून फीडिंग में एग्जाम में कभी डिपेंडेंट नहीं रहना है. ठीक है. ये आपका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये कैटलिस्ट जैसा काम कर सकते हैं. ये लोग मेंटर्स, जो टीचर है, मेंटर्स जैसा आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन दे कैन नॉट बी पैनिशियर टू ऑल द प्रॉब्लम. ठीक है. तो आपको सबसे पहले खुद से एक्टिव ये करना है. तो क्या करना है? पीवाईक्यू सिलेबस देखना है, पीवाईक्यू से कैटेगराइज करना है कौन सा टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं. ये नेचर ऑफ क्वेश्चन में मैं लास्ट एस्पेक्ट में आऊंगा. तो आपको इस वे में जाना है. अब इसके बाद आइएगा तो नोट्स पे आएगा. ठीक है. आपको यहाँ पास क्लास नोट्स मिलेंगे, जो नोट्स रहेंगे यहाँ पास टीचर्स जो लेक्चर्स पढ़ा रहे होंगे वो एक क्लास नोट्स रहेगा. साइमल्टेनियसली आपका जो भी सेक्शन का चल रहा है टॉपिक, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री चल रहा है या ज्योग्राफी चल रहा है, आपको उसका एनसीईआरटी करना मैंडेटरी है. कितना स्टार लगाया हूं मैं एनसीईआरटी के ऊपर? 3 स्टार. नोट्स पे कितना स्टार है? स्टार नहीं है. ठीक है. रीजन ये है कि एनसीईआरटी जो होता है वो गवर्नमेंट की बुक है. एग्जाम कौन कंडक्ट करा रहा है? गवर्नमेंट का कंडक्ट करा रहा है. उसको कभी भी क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ेगा होगा या कोई भी सोर्स अगर उसको डिफाइन करना होगा तो अगेन एनसीईआरटी पे आएगा. NCERT is the ultimate source for UPSC also and it should be the source for aspirants also. तो जो भी टॉपिक चल रहा है, फॉर एग्जांपल आप लोगों का अभी ज्योग्राफी चल रहा है, ज्योग्राफी के 4 से 5 एनसीईआरटीज है क्लास 6 से लेकर 12 तक. आपको एनसीईआरटीज पहले कवर करके आना है. जो टॉपिक सर से पूछ लिए क्या चल रहा है, फिजिकल ज्योग्राफी चल रहा है, इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है, ह्यूमन ज्योग्राफी जो भी चल रहा है, उसकी बुकलेट आती है. आप एक बार बुकलेट पढ़िए और फिर क्लास में अटेंड कीजिए. तो उससे क्या होगा, आपका जो डेप्थ होता है, ग्रेविटी होता है समझने का, वो बहुत ज्यादा इनहैंस होगा. और क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठकर क्या रहे हैं, मैं आपको मतलब मोर देन 500 एग्जाम्पल्स दिखा सकता हूँ पिछले 12-15 साल में यूपीएससी ने, जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से पिक किया वाला क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे उसको कैच नहीं कर पा रहे हैं. रीजन ये हो रहा है कि वो अदर जो बुकलेट्स हैं या मार्केट में बहुत सारा जो कोचिंग मटेरियल मतलब मटेरियल होता है उसको प्रायोरिटी पे रखते हैं, एनसीईआरटी को प्रायोरिटी पे नहीं रखते. तो अगेन मैं री एम्फेसिस कर रहा हूँ, 3 स्टार इसीलिए लगाया हूँ कि एनसीईआरटी इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट. बच्चे सोचते हैं यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपीएससी बहुत बड़ा एग्जाम है,
7 क्लास का एनसीईआरटी तो बच्चे लोग पढ़ते हैं, मैं क्यों पढ़ूं, मैं तो उससे बहुत ऊपर आ चुका हूँ। यूपीएससी आपको वहीं बीट कर देता है, वो एनसीईआरटी से कोई लाइन पैराग्राफ उठाता है, आपको क्वेश्चन दे देता है, आप वहां फंस जाते हो। तो इसलिए एनसीईआरटी अगेन आई एम रीइटरेटिंग वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। अगर आप एनसीईआरटी छोड़ रहे हो तो आप मतलब आपको बाद में रियलाइज होगा वो चीज, बस मैं अब यही कह सकता हूँ। मतलब इतने साल का एक्सपीरियंस और यूपीएससी के जर्नी से मैं यही सीखा हूँ कि अगर आप पहले एनसीईआरटी कर लो तो एवरीथिंग विल बी सेटल्ड टू यू फॉर यू। अब एनसीईआरटी करने के बाद क्लास नोट्स, आप क्लास पे आओ, क्लास अटेंड करो, क्लास में जो टीचर नोट दे रहे हैं उसका एक सेपरेट नोट बनाओ, ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी जो भी नोट्स दे रहे हैं अपने कॉपी में नोट्स बनाइए, तो आपका नोट्स रहेगा। अब जो नोट्स होता है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आप खुद से लिखते हो चीजें धीरे धीरे इंटरनलाइज होती है। आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन का सिस्टम जो होगा वो जब टीचर लिखाएगा तो आपको धीरे धीरे इंटरनलाइज होगा और आप बहुत इजीली समझ पाओगे। तो फिर नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नोट्स के बाद आता है फिर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक मतलब जो टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, जो मतलब यूज टू बुक होता है, जो कि एक जगह आपको सब कुछ कंप्रेस वे में दे देता है। फॉर एग्जांपल पॉलिटी में लक्ष्मीकांत होता है, लगभग सब लोग नाम सुने होंगे, बहुत लोगों के पास होगा। कितने लोगों के पास है लक्ष्मीकांत? वैसे ही एक बुक आता है हिस्ट्रिकल स्पेक्ट्रम की, एक बुक आती है, तो उसको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक कहते हैं। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक मतलब कस्टमाइज्ड यूपीएससी के लिए बना हुआ है। जैसे एनसीईआरटी क्या वो यूपीएससी के लिए बनाया गया वो नहीं, वो क्लास 7, 8, 9, 10 क्लास के बच्चों को समझाने के लिए बना गया है। तो यूपीएससी वाले बच्चों के लिए सिर्फ उससे 20 या 30% ही कंटेंट एक्सट्रैक्ट कीजिएगा, आपके लिए रेलेवेंट सिर्फ 20 से 30% रहेगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक रहेगा ये स्पेशली यूपीएससी के लिए बनाया गया है, तो इसका हर पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। और अगेंस्ट नोट्स भी जो टीचर दे रहे हैं यहाँ पास आपको यूपीएससी के लिए दे रहे हैं। तो ये दो आपको कवर टू कवर पढ़ना है। एनसीईआरटी से आपको क्रक्स लेकर के, एसेंस लेकर के, जो आपको लग रहा है यूपीएससी में क्वेश्चन आता है। अगेन पीवाईक्यू अब जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो जो टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है सिर्फ उसका एक क्रक्स बना लीजिए, एनसीईआरटी में नोट्स बना लीजिए। तो एनसीईआरटी का नोट्स फिर आप अपने क्लास नोट्स पे आ जाएंगे, फिर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को एक बार कर लेना है, ठीक है। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में किसी का डाउट है क्या? अच्छा, अगर डाउट होगा कि सब्जेक्ट वाइज कौन सा स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का रेफर करना, वो मैं लास्ट में कवर करूंगा, ठीक है। ये आया। अब इसके बाद आता है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू को एनालाइज करने का अलग अलग तरीका होता है। एक तो होता है कि आप पीवाईक्यू ये बताते हैं आपको कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं पहले कवर कर चुका हूँ कि ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, ज्योग्राफी में स्पेसिफिक जाइएगा तो मिनरल्स चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आईआर में देखिएगा तो इंस्टीट्यूशन से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, बायलैटरल जहां इश्यूज चल रहा है वो इशू स्पेसिफिक क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन से। सेम गोज विद हिस्ट्री में जब जाइएगा तो हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर वाले एस्पेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, मिडिवल इंडिया से क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं, मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन रिलेटिवली डिसेंट आ रहे हैं। तो बेसिकली पीवाईक्यूज आपको बताएगा कि आपको कौन से एरिया को ज्यादा प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। तो नंबर पहला काम क्या हुआ पीवाईक्यू का? प्रायोरिटाइजेशन के लिए। पीवाईक्यू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको फिर ये बताएगा कि क्वेश्चन का नेचर कैसा आता है। आप देखिएगा कि इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल का जो क्वेश्चन होता है, जो स्टेट के एग्जाम्स में आता है, स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, वेस्ट बंगाल के पीसीएस होते हैं, तो पीसीएस के एग्जाम्स में और यूपीएससी के एग्जाम में नेचर ऑफ क्वेश्चन, लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफरेंट होता है। तो सेम क्वेश्चन जो चंपारण सत्याग्रह में बिहार के पीसीएस में पूछेगा, यूपीएससी वो डिफरेंट टोन में पूछेगा। तो अगेन वो आपको लैंग्वेज समझना और क्या स्टेटमेंट, और एक और थोड़ा डिफरेंट होता है यूपीएससी का क्वेश्चन कि आप देखिएगा कि यूपीएससी 3-4 स्टेटमेंट देता है, उसमें बोलता है कि ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, 3 करेक्ट या 1, 2, 3 करेक्ट ऐसा देता है। स्टेट पीसीएस में ऐसा नहीं होता है, एक स्टेटमेंट देगा, 1, 2, 3, 4 डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। कितने बच्चे हैं जो स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं? मतलब बैक ऑफ द माइंड है कि स्टेट के लिए भी फोकस करना है। देखिए अच्छा रहता है कि आप इंटीग्रेटेड वे में करें स्टेट पीसीएस और यूपीएससी करना, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं होता सिलेबस में। मेरे साथ भी जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं बीपीएस बिहार में वहां सिलेक्टेड था, वहां भी तो वहाँ वीडियो था मैं जहानाबाद में, तो मैं भी साथ में कर रहा था। फिर वहां हुआ, फिर सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, 70-80% सेम होता है, तो वहां भी क्लियर हो गया। फिर मेरा झारखंड पीसीएस भी क्लियर हो गया था, फिर यूपीएससी भी क्लियर हो गया। तो क्या होता है, क्योंकि उसके लिए अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती, थोड़े 20-30% जो एक्स्ट्रा होता है आपको अलग से करना होता है, स्टेट स्पेसिफिक थोड़ा अलग करना होता है, बाकी मोर और लेस यूपीएससी अलाइन ही होता है सिलेबस। तो आप स्टेट पीसीएस का जब क्वेश्चन देखेंगे तो नेचर ऑफ क्वेश्चन अलग होता है, सेम क्वेश्चन यूपीएससी में अलग टोन में पूछता है। तो पीवाईक्यू अगेन आपको क्या बताता है, वो आपको ये एक्सप्लेन कराएगा कि आपको क्वेश्चन को किस वे में देखना है, सेम क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है। क्योंकि अगर वो 3 स्टेटमेंट दे रहा है और पूछ रहा है कि चंपारण सत्याग्रह का कॉजेस 3 कॉजेस था, तो जब आप वापस से चंपारण सत्याग्रह पढ़ने जाओगे तो आप कॉजेस में फिर खोजोगे कि क्या क्या कॉजेस था जो कि यूपीएससी दिया था। बिहार में से फैक्ट पूछ देगा, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, ईयर पूछेगा। लेकिन यूपीएससी एक लेवल नीचे जाता है और अंदर जाता है, आपका अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए कॉजेस पूछता है। वो 5 कॉजेस देगा, 4 कॉजेस देगा, जिसमें 2 सही होगा, 2 गलत होगा, या 3 सही होगा, 1 गलत होगा। तो इसलिए जब आप पढ़ रहे हो तो आपको कॉजेस पे भी इक्वली ध्यान देना है कि क्या कॉजेस था, क्यों ब्रिटिशर्स इसके अगेंस्ट जा रहे थे, उनका आइडियोलॉजिकल बैटल क्यों था चंपारण सत्याग्रह से, क्या चीज का क्रक्स वो हिट कर रहा था, क्योंकि अग्रेरियन सोसाइटी था उस टाइम। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे, अग्रेरियन सोसाइटी इकोनॉमी का हिंज था उनका, ब्रिटिशर्स का, क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के लिए आए थे। तो वो उनका कोर कॉन्सेप्ट आइडियोलॉजी पे हिट कर रहा था चंपारण सत्याग्रह। तो इसलिए वो लोग उसको थोड़ा डिफरेंट लेंस में देख रहे थे। तो अगेन आप लोगों को वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का, तो यूपीएससी आपका अंडरस्टैंडिंग चेक करता है।
स्टेट पीसीएस थोड़ा फैक्ट चेक करता है। तो पीवाईक्यू से अगेन क्या होता है, आपको अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगा, ग्रेविटी समझ में आएगा कि क्वेश्चन का टोन कैसे है। जब एक बार आप वो समझ लोगे, तब जब आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट आएगा, आप सेम चीज डिफरेंट लेंस से देखोगे। पहले जो आप एकदम फैक्चुअल चीज देख रहे थे, अब आप थोड़ा एक लेवल डेप्थ पे जाके देखोगे। इसीलिए कुछ भी पढ़ने से पहले आप पीवाईक्यू से एक बार देख लीजिए। अगेन वो सब जैसे जो टॉपिक चल मॉडर्न इंडिया, तो अगेन मार्केट में आपके पास क्लब आती है पीवाईक्यूज की, मॉडर्न इंडिया की एक जगह पूरा पीवाईक्यूज है। तो जब मॉडर्न इंडिया आपका क्लासेस में चल रहा है, आप इंश्योर कीजिए डेली आप 30 से 40 मॉडर्न इंडिया के पीवाईक्यूज देख लो। उससे क्या समझ में आ रहा है, आपको समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो फिर अगेन वो ऑर्डर सही, सेम एनसीईआरटी नोट्स फिर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, ठीक है, इस ऑर्डर में आपको आना है। अगेन इसी के साथ मैं आपको अप्रोच बता दिया कि अप्रोच क्या है, आपको लैंग्वेज देखना है कि पीवाईक्यूज का क्या लैंग्वेज होता है। जैसे मैं कह रहा था कि स्टेट पीसीएस में थोड़ा डिफरेंट पूछता है, यूपीएससी एक लेवल डेप्थ पे जाकर पूछता है, ठीक है। तो आपको लैंग्वेज पे भी साथ में चेक करना है। तो ये आपका मोर और लेस प्रीलिम्स का ये ऑर्डर होना चाहिए प्रिपरेशन का। और आप लोग अभी कोचिंग में हो, यहाँ पास जो भी एक शेड्यूल होगा, जो 9th मंथ या 1 साल का जो भी शेड्यूल होगा, कोशिश कीजिएगा कि कुछ बैकलॉग ना रह जाए। कि कभी बहुत बार क्या होता है कि कुछ छूट जाता है, और क्योंकि इतना रिगरस क्लासेस होता है कि एक चीज छूटा तो फिर वो छूटे रह जाते हैं, लास्ट तक छूटे रह जाएगा और वो आपको हॉन्ट करते रहेगा। और वो क्या होगा, कभी कभार आपका जो आपका 1 महीने का भी अगर कुछ छूटा है, 20 दिन का भी छूटा है, आपको 1 साल का नुकसान दे सकता है। रीजन क्या है कि आपको वो क्वेश्चन अगर आप 2-3 गलत कर दिए एग्जाम में, तो आपका 1 साल लैग हो जाएगा और 1 साल पीछे चल जाओगे। तो आपको लग रहा होगा कि आपका 15 दिन का ही सिलेबस छूटा है, लेकिन वो आपको बहुत ज्यादा हॉन्ट कर सकता है क्योंकि 1 साल का लैग दे सकता है। तो अगेन वो लैग नहीं होना चाहिए। यहाँ क्लासेस जो चल रहे हैं आपको, आप साइमल्टेनियसली जो भी चल रहा है वो कंप्लीट कर लीजिए। कुछ छूट रहा है तो कोशिश कीजिए कि कोई इजी टॉपिक आएगा तो उसी के अंदर फिट इन करना है या चिप इन करना है, या आपको कुछ एक्स्ट्रा आवर्स दे करके आपको उसको कवर करना है, लेकिन लैग नहीं होना चाहिए। हर महीने आप खुद को असेस कीजिए, रीअसेस कीजिए कि कहाँ लैग हो रहा है, क्या चीज मेरा छूट गया है, क्या चीज कवर करना है और कहाँ पर हम फिल इन कर सकते हैं। कहीं कहीं कुछ छुट्टी होता होगा, सैटरडे संडे या कोई भी वीकेंड होगा, या कोई ऐसा टॉपिक चल रहा है जो आप पहले से पढ़े हो, तो आपको वहाँ चिप इन करना पड़ेगा। अगर आप लैग लेके चलोगे बहुत नुकसान होगा, ठीक है। तो ये ब्रॉडली मैं प्रीलिम्स का यही कह रहा था। मेरी तरफ से यही है, मैं चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन आंसर राउंड के थ्रू ज्यादा इंटरेक्ट करूँ, ताकि आप लोगों को जो पूछना है उसके थ्रू मैं बेटर एड्रेस कर पाऊँ। तो आप लोगों का जो क्वेश्चन है प्रीलिम्स स्पेसिफिक तो आप पूछ सकते हैं, फिर नहीं तो मैं मेंस में शिफ्ट करूंगा। सिंपली आप हाथ उठा के पूछ सकते हैं। देखिए एनसीईआरटी इनफैक्ट जो बाकी भी अगर आपको नोट्स बनाना है, उसका तरीका ये होता है कि आप पहला रीडिंग एक नॉर्मल रीडिंग कर लीजिए ताकि आपको ब्रॉडली चीजें समझ में आ जाए। तो एक बार में नोट्स नहीं बनाना होता है, पहला आप ब्रॉड रीडिंग कीजिए। सेकंड रीडिंग में आप या तो हाईलाइटर या तो पेन या पेंसिल से, क्योंकि आप जब सेकंड रीडिंग करोगे तो आपको जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है उसको स्किप करना होगा, आपको फैक्ट वाले पार्ट पे जाना होगा, और जिससे क्वेश्चन पोटेंशियल क्वेश्चन दिख रहा है सिर्फ वो लिखना होता है। तो आप सेकंड रीडिंग जब कर रहे हो तो आप सिर्फ हाईलाइटर यूज करो, या पेन या रेड पेन, कुछ भी पेंसिल से जो चीज से भी आप हाईलाइट कर सकते हो वो सिर्फ यूज करो। और उसके बाद क्या करते हैं कि एक बार थर्ड रीडिंग, मेरा जो प्रोसेस होता है वो एक एक्टिव रिकॉलिंग का प्रोसेस में यूज करता हूँ। उसमें क्या होता है कि मैं पूरा बुक को बंद कर देता हूँ। जैसे मुझे कोई चैप्टर पढ़ना है, जैसे सॉइल्स एक चैप्टर है या मिनरल एक चैप्टर है ज्योग्राफी में एनसीईआरटी में, तो मैं क्या करूंगा कि मैं बुक बंद करके पहले रिकॉल करूंगा कि मैं क्या क्या चीज याद कर सकता हूँ बिना पढ़े। अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया हूँ, रिकॉल करूंगा। तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए 20-30 फैक्ट है, मान लीजिए 30 फैक्ट अगर वो चैप्टर में, तो मैं 10 से 12 फैक्ट ही रिकॉल कर पा रहा हूँ उसमें। उसके बाद मैं चैप्टर पढ़ूंगा, तो जो चीज मैं 2 रीडिंग में पढ़ा हूँ लेकिन रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ मैं उसको नोट्स पे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर पर डालूंगा। तो थर्ड लेयर फिल्टरिंग के बाद फिर मैं नोट्स बनाने स्टार्ट करता हूँ। उससे क्या होता है कि आपका जो जंक चीज है वो सब कुछ हट जाता है। तो आप एक बार पॉइंट पे आइएगा तो आपको देखिएगा सिर्फ 10 to 15% ही रेलेवेंट कंटेंट आपका एनसीईआरटी से निकल रहा है। बाकी 90% 85% चीजें आपका आप वो आपके या तो मेमोरी में आ गया या वो अंडरस्टैंडिंग का प्रोसेस होता है। एक्चुअली एनसीईआरटी के साथ एक चीज होता है कि वो बच्चों के लिए बुक बनी होती है, 8, 9, 10 के बच्चों के लिए, तो उनको थोड़ा एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में रहता है। उनको बच्चों को समझाने के लिए थोड़ा समझाना पड़ता है, मतलब बैकग्राउंड देना होता है, कंटेक्स्ट को समझाना पड़ता है, इसलिए बना होता है। लेकिन आपके लिए उतना सब कुछ कंटेक्स्ट और बैकग्राउंड जरूरत नहीं होती, तो इसलिए आपके लिए रेलेवेंट कंटेंट बहुत कम होता है। तो थर्ड रीडिंग में जब आप बनाइएगा तो आपका जो कंटेंट होगा बहुत कम होगा और वो आपके पास फिर नोट्स बहुत छोटा होगा, बहुत बल्कि नोट्स नहीं रहेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि पहले रीडिंग में नोट्स नहीं बनाया जाता है, थर्ड रीडिंग में बनाइए। और अगेन वो एक्टिव रिकॉलिंग का एक अच्छा प्रोसेस होता है कि उससे आपको एक तो ब्रेन चैलेंज हो रहा है कि आप 2 बार पढ़े हो फिर भी आपको याद नहीं हो रहा, तो आपको खुद भी लगे कहीं ना कहीं तो मिसिंग है कि मैं अच्छे से नहीं पढ़ रहा हूँ, या कुछ फैक्ट ऐसा है ही जो फैक्ट याद नहीं हो पा रहा है। तो अगेन वो नोट्स पर कर लीजिए। तो फर्दर रीडिंग कीजिएगा तो आप पहले नोट्स पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ऑनलाइन, ठीक, एक और क्वेश्चन ऑफलाइन ले लेता हूँ फिर मैं ऑनलाइन पे जाऊंगा। करंट अफेयर्स अप्रोच यहाँ सेम ही वो है, न्यूज़पेपर वर्सेस मंथली मैगजीन व्हिच इज ओके। तो यहाँ मंथली मैगजीन जैसे मई जून की इनको अभी मिलने वाली है, ओके ठीक है। तो मतलब न्यूज़पेपर वर्सेस मैगजीन्स। ओके देखिए यहाँ जैसे कोचिंग में आपको बनवा में मिल रहा है, मंथली मैगजीन मिल रहा है, तो आप लोग को ज्यादा हंट करने की जरूरत नहीं होगी करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपर्ट्स हैं जो कि आपको वो काम करके दे रहे हो, ठीक है। तो आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव टाइम ना दें, लेकिन हाँ न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट होता है। न्यूज़पेपर आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराता है। तो अगेन न्यूज़पेपर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 4 घंटे 5 घंटे न्यूज़पेपर पे डेली दे रहे हो। कोई एक न्यूज़पेपर पे स्टिक कीजिए और 1 से 1.5 घंटे मैक्सिमम दिए न्यूज़पेपर पे। तो न्यूज़पेपर से क्या होता है, एडिटोरियल्स आते हैं और उससे क्या होता है कि आपको दुनिया में क्या चल रहा है आप उससे अपडेटेड रहते हो।
तो न्यूज़पेपर इज इंपॉर्टेंट, आपको डेली पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, लेकिन आप इंश्योर कीजिए कि 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं देना है न्यूज़पेपर। अगर ज्यादा देगा तो छोड़ दीजिए आर्टिकल, 1-2 दिन बाद घूम के कोई ना कोई उस टॉपिक पर फिर से आर्टिकल आ जाएगा, लेकिन छोड़ दीजिए, 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं देना। और मैगजीन्स के लिए आपको कोचिंग यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप यहाँ के मैगजीन पढ़ लीजिए, 7 महीने भर का कंपाइलेशन एक जगह मिल जाता है। तो फिर अगेन आपको उसके लिए हंट करना नहीं है, अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। न्यूज़पेपर में कुछ एकदम बहुत कुछ अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ कीवर्ड अच्छा है, उसका शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, वो भी ज्यादा नहीं, मतलब 4-5 लाइन का कोई एडिटोरियल का, या 4-5 पॉइंट में बनाना, उससे ज्यादा नोट्स नहीं बनाना है। मैगजीन्स का मंथली मैगजीन कर लीजिए, काफी है ना। ये पहला क्वेश्चन है, व्हाइट बोर्ड। हाँ सर, ये हो गया इशू, ये अब है मेंस का मैं देख लूँ बाद में। मेंस वाला। आप देखिए सर, कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि PYQs की इम्पोर्टेंस। सो मतलब जैसे कि ज्यादातर बच्चे क्या कर रहे होते हैं कि ठीक है पहले पढ़ लेंगे पूरा हिस्ट्री, उसके बाद कभी जाके PYQ देखेंगे। मतलब जैसे हिस्ट्री चल रहा मान लीजिए जुलाई में, अगस्त में खत्म हो गया, तो सितंबर जब टेस्ट वेस्ट आता है, या सितंबर वगैरह, या जब प्रीलिम्स आएगा तब PYQ देख रहे हैं उसका, तो उस पर आपका क्या मानना है? ये मैं पहले हाईलाइट कर चुका हूँ। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रायोरिटी ऑर्डर में जैसे मैं आपको बता भी रहा था कि सिलेबस के बाद देखिए डायरेक्टली मैं PYQ ही लिखा था कि सिलेबस देखना है, उसके बाद PYQ देखना है। और 2 इंपॉर्टेंस मैं ऑलरेडी आप लोगों को कन्वे कर चुका हूँ, शायद सर नहीं थे उस टाइम, तो कन्वे कर चुका हूँ। तो कोई भी सब्जेक्ट चल रहा है उससे पहले आपको PYQ देखना है, और अगर पहले पूरा PYQ देखने का टाइम नहीं मिल रहा है तो इंश्योर कीजिए डेली 30-40 PYQ देखते जाइए, और जैसे सब्जेक्ट इवॉल्व हो रहा है उस टॉपिक का PYQ देखते जाइए। मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है तो मॉडर्न हिस्ट्री का PYQ पहले आप 30 क्वेश्चन देख के आइए, फिर अगला दिन फिर 30 क्वेश्चन, क्यों एक दिन में तो मॉडर्न हिस्ट्री खत्म नहीं हो रहा है ना। आप लगभग 10-12 लेक्चर या जितने भी लेक्चर चलेंगे, तो डेली आप क्लासेस से पहले इंश्योर कीजिए कि PYQ पढ़ के आइए, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग जो होगा बेटर होगा, और टू द पॉइंट होगा, जो UPSC पूछ रहा है उस लाइंस पे होगा। आप नोट्स भी बनाइएगा, या बुक्स भी पढ़िएगा NCERT या नोट्स पढ़िएगा, तो उसी लाइंस में पढ़िएगा, उसी लेंस में पढ़िएगा। तो अगेन PYQ का इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ UPSC प्रिपरेशन होता है PYQ का अच्छे से इंपॉर्टेंस एनालिसिस करना, ठीक है। और बाकी क्लासेस में टीचर्स लोग बताते हैं, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी काफी एक्सपर्ट हैं, इस फील्ड के थ्रू जा चुके हैं, इनको पता है, तो आप इनको फॉलो कीजिए, तो मोर और लेस आप सही डायरेक्शन में ही रहोगे। CSAT बहुत डाइसी होते जा रहा है। सबसे पहला बात, स्ट्रैटेजी ऐसा होता है कि देखिए CSAT का डिवीजन अगर देखा जाए तो एक होता है कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, एक होता है मैथ्स का पार्ट, ठीक है। मैथ्स में मैं लॉजिकल रीजनिंग को मैथ्स में इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो एक डिफरेंट नेचर होता है CSAT एग्जाम का। जैसे ये हुआ आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो GS1 होता है, GS1 का जो पेपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर पेपर इजी आया तो कट ऑफ हो सकता है 110 चल जाए, पेपर डिफिकल्ट आया तो हो सकता है 75-80 जाए कट ऑफ। तो रिलेटिव कॉम्पिटिशन है, लेकिन CSAT में रिलेटिव कॉम्पिटिशन नहीं है। आपको 66 नंबर लाना है, 1/3 लाना है, देयर इज अ बेंचमार्क। तो पॉइंट ये होता है कि आपको 1/3 के हिसाब से एफर्ट देना है। आप एफर्ट कैसे देना है कि आप प्रायोरिटाइज कर लीजिए, अगेन वहां पर PYQ के लेंस में आप प्रायोरिटाइज कर लीजिए कौन कौन सा एरिया आपका इंपॉर्टेंट है। यूजुअली जो थोड़ा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उनका मैथ्स स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसा देखा जाता है, या क्योंकि वो लोग मैथ्स पढ़ के आते हैं। जो थोड़ा ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले होते हैं उनका कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा रिलेटिवली बेटर होता है, और लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा रिलेटिवली उनका मतलब सेकंड प्रायोरिटी पे आता है। तो आप देखो पहले कि आप कहाँ फिट बैठ रहे हो, उसके बाद आप अगेन PYQ देखो, और देखो PYQ में भी जैसे मैथ्स करना, अगेन जैसे आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का तो आपको मैथ्स छोड़ना नहीं है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन आप प्रायोरिटाइज करना है आपको। जैसे मैथ्स के लिए मेरे लिए क्या था कि जब मैं PYQ 10 साल का देखा था, 7-8 साल का CSAT का देख रहा था, तो मेरे लिए कुछ कुछ चैप्टर्स थे जो कि बहुत इजीली सॉल्व हो जाते थे, मेरा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इजी था, अच्छा था। जैसे नंबर सिस्टम मेरे लिए काफी इजीली सॉल्व हो जाता था, प्रॉफिट एंड लॉस में भी इजी सॉल्व हो जाता था। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में मैं 6-7 ऐसे सब्जेक्ट्स को रख लिया था। क्वेश्चन पेपर में मुझे पहले जब प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन दिखता मैं पहले उसको डील कर लेता था, और चूंकि मुझे सिर्फ 27 क्वेश्चन करना, 80 क्वेश्चन होता है CSAT में, 27 करना होता था, तो मेरा अप्रोच ऐसा रहता था कि मैं पैसेज 20-22 सही हो जाता था, मेरा 27 पैसेज जाता था, मुझे 10 से 12 ही सही करना होता था मैथ्स। तो अगेन मैं बहुत चूजी होता था और बहुत इजी क्वेश्चन को पिक करता था। अब इजी मेरे लिए कैसे है, मैं पहले होमवर्क करके आया हूँ कि मेरे लिए कौन सा सब्जेक्ट चैप्टर मेरे लिए इजी है। तो 6-7 सब्जेक्ट था, जैसे मैं आपको बता रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस मेरे लिए इजी था, नंबर सिस्टम इजी था, सिलोजिज्म मेरे लिए इजी था। तो मैं क्वेश्चन पेपर में पहले वो क्वेश्चन सोचता था, क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं इजीली सॉल्व कर रहा हूँ, PYQ भी सॉल्व कर रहा हूँ, तो इजी रहता। तो आप प्रायोरिटाइज कीजिए, आप पहले देखिए आपका क्या स्ट्रॉन्ग एरिया है, उसके हिसाब से सब्जेक्ट्स चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज कीजिए और उस पर ज्यादा मेहनत कीजिए। और अगेन दूसरा तरीका होता है कि जिससे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, जैसे नंबर सिस्टम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 10-12 क्वेश्चन हर साल नंबर सिस्टम से आते हैं, तो आप नंबर सिस्टम छोड़ नहीं सकते। अगर आपका नंबर सिस्टम वीक एरिया में आ रहा है लेकिन 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगेन सर लोग गाइड कर देंगे, CSAT का जो लेक्चर चलेगा, यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, तो जो चंक आ रहा है चंक को नेग्लेक्ट कभी नहीं करना है। नंबर सिस्टम उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, तो चंक को नेग्लेक्ट नहीं करना है। और अगर आपका चंक वीक एरिया तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए, अच्छे से लेक्चर्स देखिए, क्योंकि क्वेश्चन तो अगले साल भी आएंगे और आपको सॉल्व करना है। प्रायोरिटाइजेशन, पहले आप किस पे स्ट्रॉन्ग हो, दूसरा क्या है कि ज्यादा चंक कहाँ से आ रहा है, अगेन वो PYQ से समझ में आएगा। और फिर एग्जाम का स्ट्रेटेजी कि आपको लास्ट में पैसेज पहले अच्छे से देखना है कि मैथ सॉल्व करना है कि लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करना है। मेरे लिए क्या होता है कि मुझे पहले 1 घंटे में मैं पैसेज सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि मैं पैसेज में रिलेटिवली कमांड थोड़ा ज्यादा है, तो पैसेज सॉल्व कर लेता हूँ। तो 27 पैसेज का क्वेश्चन आता है, मेरा 21-22 क्वेश्चन सही हो जाता है। तो मुझे सिर्फ नेट 5 से 6 क्वेश्चन और सही करना है, तो मैं 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ, ताकि कुछ गलत भी हुए तो 5-6 मेरा सही हो जाएगा।
तो अब देखिए मेरे लिए मैथ्स में 43 क्वेश्चन बचे हैं, 43 में मुझे सिर्फ 15 क्वेश्चन करना है, तो सिर्फ मैं इजी पिक करता हूँ, डिफिकल्ट मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि अगेन ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है कि सामने वाला कट ऑफ ज्यादा जाएगा तो आपका कट ऑफ बढ़ेगा, इसमें 130 करना है, सिर्फ 27 क्वेश्चन सही करना है, तो मैं सिर्फ 15 क्वेश्चन उठाता हूँ, इजी उठाता हूँ, करके ये हो जाता, तो फिर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो, मतलब सी सेट में उतना मसला नहीं होता। तो अगेन पीवाईक्यू राइट स्ट्रेटेजी से सी सेट हो जाएगा। दूसरा सर, इनका सीसेट में यहाँ पे प्रॉपर 100 आवर्स से ज्यादा क्लास होता है, मैथ्स का भी, रीजनिंग का भी, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का भी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वो जो अपन स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, हाँ वो भी इनको यहाँ पे बताया जाता है, तो काफी मतलब इनका सीसेट सही रहेगा जब जैसे प्रोसीड होगा इनका कोर्स। सही है। तो वही अगेन देखिए क्या होता है ना, अगर आप किसी के गाइडेंस में हो, कोई आपको मेंटर है जैसे आपको गाइड कर रहे हो, तो जो डिस्ट्रैक्शन होता है या जो आप गलती करके सीखते हो वो टाइम बच जाते हैं। जैसे सर लोग बता रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजी है या ये टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये ऑलरेडी आपके लिए ये खुद एक जर्नी से गुजर के आए हैं, इनको पता है, तो आप इनके गाइडेंस में रहिएगा तो आपको ज्यादा बेटर, ज्यादा सही तरीका पतेगा और आपको सही टाइम पे होगा, मतलब कम टाइम में आपका एग्जाम क्लियर होगा। जो कि बाकी बच्चे एग्जाम हॉल में गलती करके सीखते हैं, ये आप उनकी गलतियों से या ये जो अपना एक्सपीरियंस के थ्रू लेके आ रहे हैं उनसे आप सीख सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ सीसेट का स्पेशल फोकस किया जाता है, तो इसी लाइंस पे अगर आप लोग कीजिए तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहेगा। कोई और क्वेश्चन? सर ये एक क्वेश्चन था किसी बच्चे का, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल कौन था वो मतलब कि कितना जो रोज ये पढ़ते हैं यहाँ पे उनका नोट्स बनता है, तो हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज टू रिवाइज द सेम थिंग ऑन द सेम डे, मतलब कितना, या तो ये हफ्ते भर बाद रिवाइज करे, पूरा हफ्ते क्लास करे, या फिर रोज इनको रिवाइज करना चाहिए, मतलब व्हाट शुड बी द पैटर्न, यहाँ से जाने के बाद क्या करे, क्लास होने के बाद? या एक दिन में कितने क्लासेस होते हैं? 2 क्लासेस। अच्छा, कितने बच्चे हैं जो कि यहाँ साथ में ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं या क्लासेस भी कर रहे हैं, मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस? अच्छा, तो यूजुअली आप लोग का 5-6 घंटा क्लासेस वहां जाता होगा, यहाँ 2 क्लासेस कर रहे हो तो वक्त कम बचता होगा। लेकिन देखिए अगेन आप बहुत डिफिकल्ट चीज के लिए आए हो, बहुत वन ऑफ द टफेस्ट कंपटीशन के लिए आए हो, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट चाहिए रहेगा। तो क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है, आइडियल चीज होता है कि आपको सेम डे वहां जाकर के रात में रिवाइज करना होता है, क्योंकि वही नहीं तो फिर क्या होगा, बैकलॉग बन जाएगा, जो मैं आपको कह रहा था कि वो आपको फिर बाद में चलकर हॉन्ट करेगा। तो आपको आइडियली क्या करना चाहिए कि जो यहाँ क्लासेस में हो रहे हैं, तो सेम डे नोट्स एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए, ताकि आपको समझ में आए, चीजें इंटरनलाइज होगी, ताकि आप वहां से फिर पिक करोगे नेक्स्ट दिन का क्लास में जो टीचर समझाएंगे तो वो होगा। तो मेरे अंडरस्टैंडिंग से तो उस दिन ही कर लेना चाहिए, लेकिन कुछ जैसे बच्चे कह रहे हैं कि आप एग्जाम है कुछ या दूसरी जगह पे ग्रेजुएशन का क्लासेस चल रहा है, तो थोड़ा अगर आपका टाइट शेड्यूल है, लेकिन आप इंश्योर कीजिए उस वीक में एटलीस्ट स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि सैटरडे संडे या कोई 1-2 दिन आपको ऐसा मिलता होगा, विंडो मिल रहा होगा कि आपको थोड़ा उतना ज्यादा डिफिकल्टी, उतना ज्यादा कमिटमेंट नहीं है, तो आप कर लीजिए, लेकिन मैक्स टू मैक्स 1 वीक से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। आइडियली सेम डे करना चाहिए, लेकिन मैक्स टू मैक्स 1 वीक से ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आपका कुछ क्वेश्चन? थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज। आप लोग का शेड्यूल तो मार्च 30 मार्च +- 10 डेज। इतना सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाने की चीज नहीं है। यहाँ जो शेड्यूल है, ये लोग एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। अगेन आप बैकलॉग नहीं रख रहे हो तो साइमल्टेनियसली इनके साथ आपका चीजें चल रही है, तो अगर आप यहाँ बैकलॉग नहीं रख रहे हो तो एट द एंड आपका बैकलॉग नहीं रहेगा, तो यहाँ जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा आपका भी साइमल्टेनियसली कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज जैसे करनी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, या स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में जैसे लक्ष्मीकांत है या कुछ और स्पेक्ट्रम है वो करना है, तो आपको इसी के बीच में आपको टाइम स्क्वीज करके निकालना पड़ेगा थोड़ा, कि ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी थोड़ा कर ले, या पीवाईक्यूज जो करना है, तो ये सब आपको इसी के बीच में 1-2 घंटा हर दिन निकालना पड़ेगा, ताकि ये सब चीज कवर हो जाए। आप ग्रेजुएशन भी साथ में कर रहे हो क्या? अच्छा, तो थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट है। आपको देखिए अगेन विंडो निकालना पड़ेगा कि एक मंथ, 20 दिन का, 15 दिन का आपको पैचेस निकालना पड़ेगा बीच बीच में साल भर में, कि आप जहां पास एक चंक ऑफ सिलेबस कंप्लीट कर लें। जैसे पीएसआई है फॉर एग्जांपल आपका, तो 4 पार्ट में डिवाइडेड है, पेपर 1A, 1B, 2A, 2B। तो आप ये इंश्योर करो कि अगर आपको अभी टाइम मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो मान लीजिए आपका यूनिवर्सिटी में अगर एग्जाम खत्म हुआ है तो उसके बाद उतना ज्यादा वर्कलोड नहीं रहता है, छुट्टी चल रही है कोई चीज का, तो आप इंश्योर करो कि वो 1 मंथ आप पूरा रिगरसली पढ़ो और पेपर 1 या एटलीस्ट एक पैच को कंप्लीट कर लो। तो पैचेस में फिर आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक होल 4 महीने 5 महीने का टाइम निकालना मुश्किल है आपके लिए, तो आप कोशिश करो कि पैचेस में आप पूरा थोड़ा शेड्यूल निकाल लीजिए। बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास, क्योंकि मुझे जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आप 4-5 घंटे यूनिवर्सिटी में दे रहे हो, 2 घंटे का यहाँ 2 क्लासेस यहाँ हो रहा है, तो 2-2 घंटे का अगर रफली क्लासेस है, 4-5 घंटे का क्लासेस यहाँ हो रहा है, 5-5-10 घंटा वहाँ हो गया, ट्रैवल वेल का 2-3 घंटा, खाना पीना सोने के, तो आपका टाइम कम बचेगा। अगर बट स्टिल आपको लग रहा है कि आप थोड़ा पुश करके टाइम निकाल दे रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है कि आप डेली निकाल रहे हो टाइम, एक एक टॉपिक करते चल रहे हो। लेकिन अगेन मैं उसमें आपको थोड़ा एडवांस लेवल का एडवाइस ये दूंगा कि कुछ एरियाज हैं जो कि ओवरलैपिंग है पीएसआई में। जैसे पेपर 1B में आप देखिएगा तो पॉलिटी, फेडरलिज्म, ये सब पॉलिटी के साथ मैच करते हैं, ठीक है, पॉलिटी के साथ मैच करता है। इनफैक्ट जो पहला टॉपिक है नेशनलिज्म, वो हिस्ट्री के साथ मैच करते हैं, ठीक है। नीचे अब थोड़ा टॉपिक आइएगा तो एथनिसिटी, कास्ट, क्लास का जाता है, तो वहाँ सोसाइटी के साथ मैच करते हैं। तो जब आप यहाँ कर रहे हो तो वो प्रायोरिटी में ऐसा अलाइन कर सकते हो, जैसे यहाँ सोसाइटी चल रहा है, आप सोसाइटी हो गया है, तो आप पेपर 1B पहले कर लो, ठीक है। फिर सेम गोज विद 2B में जैसे आप देखिएगा तो पीएसआईआर में आईआर का पार्ट आता है, इंटरनेशनल रिलेशंस,
तो यहाँ जैसे आप इंटरनेशनल रिलेशन का मैगजीन कर रहे हो या टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन का चल रहा है, तो आप साइमल्टेनियसली वो सेक्शन कर सकते हो। एग्जैक्टली जो टॉपिक ओवरलैपिंग है, जो जीएस के साथ और ऑप्शनल का ओवरलैपिंग टॉपिक है, आप वो कर लीजिएगा तो थोड़ा स्मार्टली आप कर सकते हो। आप पैनिक मोड में नहीं जाओगे, क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा, आपका डिसोनेंस आने लगेगा माइंड में कि आप यहाँ कुछ और पढ़ रहे हो, वहां एकदम टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो। तो आप डिफरेंट वहाँ फिलोसफी प्लेटो एरिस्टोटल पढ़ रहे हो, तो आप उस सिंक में नहीं बैठेगा। उससे बेटर सिंक क्या है कि यहाँ पॉलिटी पढ़ रहे हो तो सेम आप वहाँ फेडरलिज्म पढ़ लो, वहाँ प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ लो, क्योंकि वो ओवरलैपिंग चीजें। तो आपको थोड़ा स्मार्टली ये करना पड़ेगा कि आप ऑप्शनल से चीजें पिक कर लीजिए कि जो ओवरलैपिंग है, और उसके साथ कर लीजिएगा तो आपका थोड़ा सिंक में बैठ जाएगा प्रिपरेशन। ठीक है, और कुछ डाउट? देखिए एनसीईआरटीज में अगेन अलग अलग टाइप के एनसीईआरटी, जैसे आप 6 to 10th क्लास के एनसीईआरटीज होते हैं। देखिए मैं वही बता रहा हूँ कि जो 6 से 10th क्लास के जो एनसीईआरटीज होते हैं वो बच्चों के लिए बनी होती है, काफी इजी होती है। आप देखिए 7th क्लास की एनसीईआरटी जैसे मेरे लिए 5-6 घंटे में मैं पूरे एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि अगर वो 7th क्लास की है। लेकिन अगर वो सेम हमको 11th क्लास की एनसीईआरटी बोलिएगा तो मुझे 3 दिन लगेगा पढ़ने में, क्योंकि डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होता है। 7th क्लास के बच्चों के लिए अलग कंटेंट होता है, बहुत इजी कंटेंट होता है। तो अगर आप 6 to 10 वाले कर रहे हो तो कोशिश किया कीजिए कि आप 6 से 7 घंटा, अगर जिस दिन भी निकाल, मतलब 2-2 घंटे करके 3 दिन में आप निकाल रहे हो तो वो निकाल लीजिए। प्रायोरिटी ऑर्डर में पहला रीडिंग जो होता है वो क्लासेस से पहले कर दीजिए। जैसे अगर ज्योग्राफी चल रहा है, कोशिश कीजिए कि पहला रीडिंग जो है क्लासेस से 1 दिन पहले अगर कंप्लीट हो जाए, 6 to 10 एटलीस्ट, क्योंकि बच्चों की बुक होती है, हो जाए तो बेहतर है। नहीं हो रहा है, अगर थोड़ा लैग हो गया तो क्लासेस के साथ भी कर सकते हो, लेकिन पहला रीडिंग आइदर क्लास के साथ या क्लास से पहले कर लो तो बेहतर है। सेकंड रीडिंग अगेन एक बार आप क्लास में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया, एनसीईआरटी आप ऊपर पढ़ ली हो, सेकंड रीडिंग आप बहुत अच्छे से डेप्थ में फिर अंडरलाइन कर सकते हो इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और जो थर्ड रीडिंग होता है वो अभी मत ही कीजिए, क्योंकि बहुत आपके पास टाइम का कंस्ट्रेन है। जब क्लासेस खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप फिर नोट मेकिंग और थर्ड रीडिंग कर सकते हो। लेकिन एटलीस्ट क्लासेस के साथ एक रीडिंग कर लीजिए एनसीईआरटी की। आपका क्या ऑप्शन है? हाँ समझ गए, फिर बताइए। आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हो साथ में? गेट की तैयारी कर रहे हो क्या? हाँ, तब तो फिर ज्यादा मसला नहीं है। अगेन देखिए आपके साथ क्या है कि आप एक सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग है, आपके पास कंटेंट है, आपके पास ज्यादा अनचार्टेड टेरिटरी पे आप नहीं जा रहे हो। तो आपके लिए क्या है कि आप डेली 1-2 घंटा टाइम निकालोगे और वही चीज को कंसोलिडेट कर दीजिए यूपीएससी के लाइंस पे, कि यूपीएससी क्या पूछता है, यूपीएससी में कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेली 1-2 घंटा निकालिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। डिफिकल्ट उनके लिए हो जाता है जो कि ग्रेजुएशन कुछ और है, ऑप्शनल कुछ और है, और साथ में ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, तो थोड़ा चैलेंजिंग वो ज्यादा हो जाता है। आपके साथ रिलेटिवली इजी है। और कुछ? ठीक है, मैं मेंस में शिफ्ट करता हूँ। एक लास्ट में भी डाउट का सेक्शन रखूंगा, अगर आप लोगों को रहेगा तो फिर बाकी डाउट्स आप पूछ सकते हैं। ठीक है? ठीक है, तो ऑर्डर ये होना चाहिए, ये एक्चुअली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, इसमें मेंस का ऐसा होता है कि अगेन यहाँ बनवाईएस में जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये इंटीग्रेटेड वे में आप लोगों को करा रहे हैं प्रीलिम्स मेंस। भले मैं आपको शो कर रहा हूँ अलग अलग, लेकिन मेंस का प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड वे में ही होता है। ठीक है, तो अब क्या क्या इंटीग्रेटेड पार्ट है, आपको अलग से क्या करना है मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले जो चीज आप यहाँ पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो जैसे आप यहाँ सिलेबस देख रहे हो वही वैसे आपको यहाँ पर सिलेबस नहीं देखना है, पीवाईक्यू का सिलेबस देखना पॉलिटी का। फॉर एग्जाम्पल मैं पॉलिटी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो पॉलिटी का अगर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो अगर यहाँ पॉलिटी चल रहा है तो पॉलिटी का आपको प्रीलिम्स का टॉपिक देखना है, प्रीलिम्स का पीवाईक्यू देखना है, अगेन मेंस का सिलेबस देखना है और मेंस का पीवाईक्यू देखना है। दोनों अलग होता है, प्रीलिम्स का सिलेबस अलग होता है, मेंस का सिलेबस अलग होता है, प्रीलिम्स का पीवाईक्यू अलग होता है, मेंस का पीवाईक्यू अलग होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पॉलिटी चल रहा है तो प्रीलिम्स का तो आपको देखना ही है, साथ में चल के आपको बाद में सिलेबस देखना है पीवाईक्यू मेंस का, और उसका फिर पीवाईक्यू देखना है। अब इसमें देखिए इसका सिलेबस और इसका सिलेबस में थोड़ा डिफरेंस है। कितने बच्चे हैं जो मेंस का सिलेबस देखे हैं अभी तक? बहुत अच्छा लगा देख करके कि आप लोग मेंस का भी, मतलब यूजुअली इस ड्यूरेशन में बच्चे मेंस को निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन अच्छा है कि आप लोग मेंस को साथ में लेके चलते हो। तो मेंस का सिलेबस में देखिएगा तो वो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है, प्रीलिम्स का सिलेबस एक लाइन में बोल देता है और उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। तो बहुत क्या बोले कि उसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेटरी नहीं है, तो बहुत डाइसी हो जाता है प्रीलिम्स। लेकिन मेंस बहुत क्लियर कट रहता है, इसमें डिस्ट्रैक्शन का स्कोप बहुत कम होता है। तो मेंस में आपको क्लियर कट सिलेबस में बता दिया जाएगा क्या क्या चीज पूछता है, कॉन्स्टिट्यूशन का कंपेरिजन लिखा है, फिर आपको उसमें लिखा फेडरलिज्म, ये लिखा यूनियन और स्टेट के बीच में कैसा रिलेशन है, फाइनेंशियल रिलेशन, एग्जीक्यूटिव रिलेशन, सब स्पेसिफिकली मेंशन है। तो यहाँ बच्चों को ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं होती, डिस्ट्रैक्शन का स्कोप कम है। तो जितना चीज सिलेबस में लिखा है हर एक लाइन का आपके पास नोट्स होना चाहिए। अगेन ये सेम नोट्स होगा जो कि आपका यहाँ पास आप लोग को पढ़ाएंगे। आप इंश्योर कीजिए कि जितना चीज दिया है, अगर टीचर नहीं पढ़ा रहा है तो आप जाके बोलिए कि ये पढ़ाइए और क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। और मेरा एक्सपीरियंस का जहाँ तक रहता है कि टीचर पढ़ाता है, ठीक है, वो इसी चीज पर नेगलेक्ट करता है जो पिछले 10 साल में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, 5 साल में एक बार भी क्वेश्चन नहीं आया, तभी वो डेलिबरेटली उसको नहीं पढ़ा रहा है। तो ये चीज आप इंश्योर करो कि सिलेबस का हर पॉइंट का नोट्स में आपका कवर्ड है। फॉर एग्जांपल कंपैरिजन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर पॉलिटी आपको पढ़ा रहे हैं टीचर तो आपके नोट्स में वो होना चाहिए, क्योंकि वो मेंस में भी आएगा।
तो प्रीलिम्स और मेंस का नोट्स एक ही होगा और उसमें सारे टॉपिक्स कवर होने चाहिए, क्लासेस में कवर होने चाहिए, जो कि सिलेबस में मिल चाहिए। ईच लाइन इसीलिए मैं ये लिखा हूँ, ठीक है। हर लाइन से क्वेश्चन बनता है, हर टॉपिक जो मेंस में लिखा है उससे क्वेश्चन बनता है। अगेन इसमें पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ एरियाज है जिससे हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, हर साल विदाउट फेल क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। फेडरलिज्म पे हर साल क्वेश्चन आ रहा है, प्रेसिडेंट चैप्टर पे हर साल क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। कंपैरिजन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए का इंडिया से कभी आता है, कभी यूएस इंडिया का ब्रिटेन से आता है, कभी इंडिया का जापान से आ जाता है, लेकिन हर साल आ रहा है कंपैरिजन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन। यही 3-4 कंट्री से आ रहा है, लेकिन हर साल आ रहा है। तो पॉइंट ये है कि वो आपको पीवाईक्यू एनालिसिस से बताएगा कि रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या रहेगा, कौन सा टॉपिक आपको ज्यादा किस पे फोकस करना है। तो सेम पैटर्न आएगा, पीवाईक्यू एनालिसिस कीजिए, कौन सा एरिया से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं एनालाइज कीजिए, और इंश्योर कीजिए कि आपके नोट्स में वो सिलेबस से हर टॉपिक मेंशन हो और टीचर वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यूजुअली यहाँ पढ़ाते हैं काफी एक्सपीरियंस टीचर है, वो आपको कवर करा देंगे, बट स्टिल एक होता है कि आप भी प्रोएक्टिवली उस चीज को मैपिंग कीजिए और आप अपने नोट्स में देखिए कि है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है नोट्स, ये नोट सेम होगा इस नोट से, ठीक है। लेकिन ये जो शॉर्ट नोट्स होता है ये थोड़ा डिफरेंट होता है मेंस में, और ये गेम चेंजर होता है। मेंस का जो शॉर्ट नोट्स होता है दैट इज द गेम चेंजर। प्रीलिम्स का मार्क्स काउंट नहीं होता है, आप सबको पता है, सिर्फ क्वालिफाई होता है, मार्क्स काउंट नहीं होता है, लेकिन फाइनल रिजल्ट में मेंस का मार्क्स काउंट होता है। और शॉर्ट नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप जैसे जब आपका क्लासेस खत्म होगा साल भर के बाद आपको रियलाइज होगा कि 10 से 12 आपका 500 पेज वाला बुक इतना हो गया है, ठीक है। एग्जाम एक हफ्ते में होता है, हफ्ता 10 दिन में एग्जाम होता है मेंस का, एक हफ्ते 10 दिन 8 दिन चलता है। आपको 14,000 पेज और आप बाकी सब टॉपिक्स को ऐड कर दिया, जैसे एथिक्स हो गया, ये हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी, कुछ सिलेबस अलग होते हैं जो कि प्रीलिम्स होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो अगर ये सारे चीज को इंक्लूडिंग ऑप्शनल अगर आप इंक्लूड कीजिएगा तो लगभग 10 से 12,000 के आसपास पेजेस का आपका पास कंटेंट हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि आप 10 दिन में 12,000 या 10,000 कंटेंट पढ़ पाओगे पेजेस का? नहीं पढ़ पाओगे। तो इसलिए फिर यहाँ पास आता है शॉर्ट नोट्स करके। मैं इसलिए बोला हूँ कि ये गेम चेंजर इसलिए होता है कि ये शॉर्ट नोट्स आपको कंप्रेस कर देता है वो सारी चीजों को एक छोटे से, मतलब 15 से 20 पेजेस में। जैसे मान लीजिए कि आप मेरा जैसा नोट देखिएगा तो प्रेसिडेंट चैप्टर का मेरा 2 पेज का ही नोट्स है, जबकि आप प्रेसिडेंट देखिए लक्ष्मीकांत में देखिएगा तो आप लगभग 30 पेज का चैप्टर होगा, या आप लोग भी पढ़ रहे होंगे तो 30-40 पेज का कम से कम प्रेसिडेंट चैप्टर होगा। एग्जीक्यूटिव फंक्शन, लेजिस्लेटिव फंक्शन, कैसे वो लेजिस्लेचर को कॉल करता है, रिमूव कैसे, सब प्रोसेस देखिएगा, उससे ज्यादा होता है। लेकिन मेरा जो शॉर्ट नोट्स है मेंस का वो सिर्फ 2 पेज का है। उसमें इंट्रो, बॉडी में क्या लिखना है, कमिटीज कौन सी है, केस लॉ, सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से जजमेंट्स हैं, कमिटीज कौन कौन सी आई है, 1-2 केस स्टडीज, मतलब केस है कोई एक्सेप्शनल काम कोई प्रेजेंट किए हैं, इंट्रो, कंक्लूजन, और बाकी बॉडी पार्ट रहता है। बेसिकली क्या है कि इंट्रो मतलब जो स्पेसिफिक चीज होता है, जो फैक्ट्स होता है, वो सिर्फ शॉर्ट नोट्स में आता है। अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा, अंडरस्टैंडिंग डालेगा तो वही आपका शॉर्ट नोट्स से मेन नोट्स बन जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स में, लेकिन ये बहुत लास्ट की चीज होती है, मैं इससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि ये सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा, कोचिंग कंप्लीट हो जाएगा, नोट्स रेडी हो जाएगा, उसके बाद आपको फिल्टर करके ये शॉर्ट नोट्स पे आता है। वही जो नोट्स है आपको उसको लगभग 1/4 या 1/5 में कंप्रेस करना होता है। मान लीजिए 500 पेज की बुकलेट है आपको, तो वो आपको कंप्रेस करना होगा 100 पेज में। तो यही शॉर्ट नोट्स ये था, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन आप लोग अभी इस स्टेज में नहीं आए हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो ये नोट्स के बाद शॉर्ट नोट्स वाला चीज काफी इंपॉर्टेंट होता है। साइमल्टेनियसली अब 2 चीजें जो कि आपको साइमल्टेनियसली करना है, एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर में नहीं आएगा, एक है आंसर राइटिंग, एक होता है टॉपर्स कॉपी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पास शायद बनवाईएस में भी आपका साइमल्टेनियसली आंसर राइटिंग होता है, जो कि एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। कुछ और बताना है? इनको एक तलिस्मान, यूपीएससी तलिस्मान मेंस आंसर राइटिंग पे बुकलेट है। अच्छा, और उसमें सारे मतलब मल्टीपल टॉपर्स के हमने आंसर्स भी डाले हुए, प्रॉपर मतलब स्क्रैच से लेके एंड तक की मेंस वाले दिन तक क्या करना है, वो पूरा एक इतना मोटा तलिस्मान अच्छा, बुकलेट है। और उसमें सारी चीजें, इंट्रोडक्शन के टाइप, इंट्रोडक्शन के एग्जांपल्स, बॉडी, पैरा वर्सेस वो, कंक्लूजन, सारे आंसर्स, कॉपीज, रिसोर्सेज, डेटा, फैक्ट और फ्लो चार्ट वगैरह, डायग्राम्स वगैरह, ये सारी चीज। और उसकी हम इनकी क्लास भी करवाते हैं, मतलब यहाँ पे प्रॉपर्ली 2-3 सेशन उस पर करवाए जाते हैं। बाकी फिर ये लोग फिर फीडबैक में आते रहते हैं। अगेन जैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ इन लोगों को जो आपको मेंटर्स हैं, मैं काफी सालों से इनको जानता हूँ, ये लोग खुद ही काफी एक्सपीरियंस्ड इस फील्ड में। इनको फॉलो कीजिएगा तो आपको बहुत सही टाइप का, सही गाइडेंस और सही अप्रोच, सही पाथ से आप जा रहे हो। जैसे ये कह रहे हैं कि जो आंसर राइटिंग का चीज होता है वो लास्ट में नहीं करना होता है, या सब खत्म होने के बाद नहीं, आपको साइमल्टेनियसली एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, साइमल्टेनियस प्रोसेस है। तो जैसे हर हफ्ते कुछ आंसर लिखिए, या जैसे यहाँ कोई टॉपिक हो गया, फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट हो गया या पार्लियामेंट चैप्टर हो गया, तो आप पार्लियामेंट का देखिए पीवाईक्यूज में क्या क्वेश्चन आए हैं, आप वो क्वेश्चन का या तो यहाँ पे शायद मिल जाता होगा आप लोगों की कौन सा क्वेश्चन है मेंस के लिए। डेली आंसर राइटिंग कंसेप्ट दे रखा है, फैकल्टीज को भी बोला हुआ है कि जो आज आप पढ़ाए लास्ट 5 मिनट में क्वेश्चन दे। बहुत अच्छा, तो आपको वो भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी मिल रहा है। तो डेली आंसर राइटिंग जैसा हो रहा है, तो आप इंश्योर करो कि आप वो लिखो, और वो या तो पीयर इवैल्यूएशन या जहाँ टीचर है उनसे इवैल्यूएट करा लो। उससे क्या होगा कि आपका इंटीग्रेटेड वे में प्रिपरेशन हो जाएगा, प्रीलिम्स का भी मेंस का भी। बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, प्रीलिम्स तो तैयार रहता है, प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, उसके बाद मेंस में आके फंस जाते हैं कि मेंस उनका कुछ नहीं हुआ, आंसर राइटिंग आता नहीं है। और आंसर राइटिंग एक स्किल होता है, वो एक दिन में नहीं डेवलप किया जाता है, वो थ्रू आउट द जर्नी धीरे 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 आप सीखते हो। आप सोचोगे कि आप 1 महीने में आंसर राइटिंग सीख जाओगे, नहीं होता है।
कभी नहीं हो पाता है। एक जैसे विराट कोहली जैसे का एक शॉट जो कहा जाता है ना कि एक शॉट जो वहां ग्राउंड पे मार रहा है, उसको प्रैक्टिस करने के लिए वो 10 साल प्रैक्टिस किया होगा, तब वो शॉट अच्छे से खेल पा रहा परफेक्शन पे। सेम आंसर राइटिंग के साथ होता है। आप सोचोगे कि आप विराट कोहली बन जाओगे तो आप एक शॉट गलती से मार सकते हो, लेकिन हर शॉट विराट कोहली ऐसा नहीं मार सकते हो। तो अगेन आप एक क्वेश्चन बहुत अच्छा लिख सकते हो मेंस में, लेकिन सब क्वेश्चन नहीं लिख सकते हो। तो उसके लिए क्या होगा कि आपको रिगरस धीरे 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 करके इंटरनलाइज करनी होती है जो प्रोसेस होता है मेंस का आंसर राइटिंग, क्योंकि वो स्किल होता है, वो नॉलेज नहीं है कि आप 100 पेज पढ़ लिया आपका हो गया। वो स्किल होता है, धीरे धीरे डेवलप करना होता है। कैसे टाइम पे लिखना है, क्या लिखना है, स्ट्रक्चरिंग कैसे लिखना है, बॉडी में क्या आएगा, कंक्लूजन में क्या आएगा, इंट्रो में क्या आएगा, फैक्ट क्या आएगा। तो इसीलिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज हो रहा है यहाँ कि आपको साथ में क्लासेस में आंसर राइटिंग भी करा रहे हैं, तो काफी अच्छा है। तो एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, आप इसको फॉलो करते रहो तो आपका ये इंटीग्रेटेड वे में हो जाएगा। और जैसे ये कह रहे हैं कि टॉपर्स कॉपी भी रहता है, तो टॉपर्स कॉपी भी आप अगर ये प्रोवाइड कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप साथ में देख सकते हो, या रैंडमली किसी में खाली बैठे हो तो एक आध टॉपर का कॉपी देख लो हफ्ते में एक दिन, तो काफी हेल्पफुल होता है। हाँ, मतलब उसमें जैसे 7-8 आंसर्स रहते हैं सैंपल के लिए, बट इनको देखना चाहिए, रेगुलरली एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, जो भी टॉपिक चल रहा है इनका उस हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरा मेंस के लिए मुझे इतना ही कहना था। आप लोग को अब होलिस्टिकली कोई भी डाउट हो रैंडमली प्रीलिम्स मेंस या प्रिपरेशन के लिए तो आप कह सकते हो, या इंटरव्यू का मैं स्लाइटली पहले कवर कर दूं क्या 5 मिनट? देखिए, इंटरव्यू का देखो ज्यादा कुछ नहीं होता है, सबसे इजी सबसे सिंपल स्टेप इंटरव्यू होता है। और उस टाइम भी जैसे यहाँ बनवाई आप लोगों को गाइड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम अलग होता है, तो अभी उतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू के लिए अगर आपका कुछ करना है अभी, तो आप सिर्फ न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हो, वही जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए ही करना है, ताकि आपका सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग डेप्थ रहे चीजों पे। क्योंकि इंटरव्यू में आपका डेप्थ चेक करते हैं कि कोई टॉपिक पे आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है। वो आपसे पूछेंगे फेडरलिज्म में तमिलनाडु का गवर्नर ये एक्शन लिया तो क्यों लिया है, तो आपका जब तक अंडरस्टैंडिंग डेप्थ नहीं रहेगा वो आप नहीं ये कर सकते। तो इसलिए इंटरव्यू के लिए अलग से कुछ नहीं करना है। एक तो आप जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो वही करो, और जो नॉर्मल जो सब्जेक्ट है उसी को, जो प्रीलिम्स मेंस के लिए अच्छे से पढ़ रहे हो, तो इंटरव्यू के लिए फिर अलग से नहीं करने की ज्यादा जरूरत है। जब इंटरव्यू स्टेज में आओगे तो कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स या कैसे ग्रीट करना है या कैसे एड्रेस करना है बोर्ड को, तो वो छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो आपको लास्ट में सिखा दी जाएगी। अभी उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना। लैंग्वेज का बैरियर, अगर कुछ लोग सोचते हो कि लैंग्वेज का बैरियर होता है कि मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती है या मैं हिंदी बैकग्राउंड का हूँ, तो लैंग्वेज का अगेन कोई मसला नहीं है। वहाँ जितने भी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, सारे शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है। आप हिंदी से कर रहे हो, उर्दू से कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हो, मलयालम से कर रहे हो, सब लैंग्वेज में इंटरव्यू होती है, तो आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। लेकिन हाँ, आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आपका उसमें फ्लुएंसी होनी चाहिए कि भाई आप सामने वाले को जो कन्वे कर रहे हो वहां तक पहुंचनी चाहिए बात। आप अगर हिंदी बोल रहे हो तो आप जो भी बोल रहे हो आप वहां तक सामने वाले को समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि आप क्या कह रहे हो। अगर वो समझ में आ रहा है तो दैट इज परफेक्टली फाइन, उससे ज्यादा इंटरव्यू के लिए करने की जरूरत नहीं है। अब द फ्लोर इज ओपन फॉर एनी क्वेश्चंस, रैंडम क्वेश्चंस, एकेडमिकली नॉन एकेडमिकली आप लोगों को कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो। बोलिए। प्रीलिम्स और मेंस के लिए ये शॉर्ट नोट्स, मेंस का तो देखिए अभी ये मत बनाइए, ये जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा ना तो मेंस का शॉर्ट नोट्स उसके बाद बना लीजिएगा, क्योंकि अभी आपके पास मुझे पता है टाइम नहीं होगा। लेकिन प्रीलिम्स का जो नोट्स होता है तो अगेन एक बार यहाँ क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो फिर आपके पास जो टाइम 1-2 महीना 3 महीना बचेगा, सिर्फ स्पेसिफिक सब्जेक्ट का कुछ बना सकते हैं। क्योंकि देखिए प्रीलिम्स क्या होता है ना, फैक्चुअल चीज पूछता है आपसे, तो जो फैक्ट आप भूल रहे हो सिर्फ वो अपने नोट्स पे लिख लो। जैसे क्या है कि हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, या कहाँ पास गांधी जी उसका कॉल दिए थे, कौन जगह पे दिए थे, या कौन कौन से ऐसे पैरेलल गवर्नमेंट्स बनी थी 2-3, तो कहाँ कहाँ बनी थी, स्पेसिफिक फैक्ट्स जो है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन बना है, ऑल इंडिया किसान सभा कब बना है, ईयर जो होता है 1936, तो ईयर आप भूल सकते हो। तो स्पेसिफिक फैक्ट जो होता है तो प्रीलिम्स में वो आप एक जगह बस लिख सकते हो। अगेन पूरा नोट्स का शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना होता है, फैक्ट का नोट बनाना होता है प्रीलिम्स में। मेंस में क्या होता है, कॉजेज और चैलेंजेस का नोट्स बनाना होता है, वो आप लोगों को बता देंगे कि कैसे बनाना है। लेकिन प्रीलिम्स के लिए सिर्फ फैक्ट जो आप भूल रहे हो, अगेन सारा फैक्ट नहीं ये करना है, जो आप अगेन एक्टिव रिकॉलिंग कीजिएगा, जैसे मैं आपको बताया था कि आप एक बार चैप्टर बंद कीजिए, उसके बाद आप रिकॉल कीजिए आप क्या क्या चीज याद कर पा रहे हो। 80% 70% आप रिकॉल कर लोगे, जो नहीं रिकॉल कर पा रहे हो उसका सिर्फ नोट्स बना लो, ताकि नेक्स्ट बार जब पढ़ोगे तो पहले उसको देख लो आप। ठीक है, तो जो शॉर्ट नोट्स बनाओगे आप तो सिर्फ फैक्ट्स का बनाइए, और जो चीज आप भूल रहे हो सिर्फ उसका बनाइए, पूरा कंटेंट का बनाने की जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स इज मोर अबाउट फैक्ट्स, फैक्ट्स और अंडरस्टैंडिंग होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सब कुछ आता है कि वो आप किस स्टेज पे हो। फॉर एग्जांपल कि ये जो आप कह रहे हो पीआईबी ये सब, ये बहुत लेटर स्टेज में आता है प्रायोरिटी में, ये सारा चीज आपका कंप्लीट हो गया है, आप ये इंश्योर कर लिए हो कि आपका नोट्स कंप्लीट हो गया, एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का हो गया, पीवाईक्यू कर लिए हो आप, और साथ में जो मंथली मैगजीन आ रहा है आप सारा चीज कर लिए हो। जिस दिन आपको वो रियलाइज हो जाएगा कि आप सब कर लिए हो, तो उसके बाद आप कर सकते हो वो चीज। प्रायोरिटी ऑर्डर में लास्ट में आता है। मुझे आज तक रियलाइज नहीं हुआ कि मेरा सब कुछ कंप्लीट हुआ है, मेरा सिलेक्शन भी हो गया है, तभी मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूँ कि मेरा ये सारा चीज कंप्लीट है। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी नेचर एग्जाम का ऐसा ही है कि 50% से कम कट ऑफ जाता है। आप मेंस में 50% मार्क्स भी ले आए हो ना, आप रैंक बन रहोगे। तो अगेन ये बताता है कि आपको सब कुछ नहीं करना है, लेकिन जो भी करना है प्रायोरिटी से करना है, और प्रायोरिटाइज करके करना है, जो इंपॉर्टेंट है, रिलेटिवली इंपॉर्टेंट है, पहले उसको करना है। ठीक है, तो अगर आप ये इंश्योर कर ले रहे हो तो आप मेरे से मिलिएगा उस दिन, जिस दिन आप ये सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद आप पीवाईबी सब कुछ कर सकते हैं।
इन क्रक्स में शॉर्ट में ये बता रहा हूँ कि जो मैगजीन आती है ना वो पीवाईबी इंक्लूडेड होता है, क्योंकि आप बैकएंड में जो मैगजीन बना रहे हैं ना वो पीवाईबी पढ़ करके उसका जो इंपॉर्टेंट चीज होता है उसके बाद वो मैगजीन में डालते हैं। कुरुक्षेत्र, पीआईपी, योजना, ये सब का वो लोग क्रक्स निकालते हैं और मैगजीन में डालते हैं। इकोनॉमिक सर्वे का, बजट का, सब चीज का क्रक्स रहता है मैगजीन में। इसीलिए मैं बता रहा हूँ 1 पॉइंट सोर्स रखिए, तो बाकी चीजें जो है ना वो दूसरा लोग मेहनत करके टाइम दे करके बना रहे हैं, आप उस पर ट्रस्ट कीजिए और उस चीज को कवर कर लीजिए। और अगर वो भी करने के बाद आपका टाइम बच रहा था, यू कैन एनीथिंग रॉन्ग। यहाँ की जो करंट अफेयर मैगजीन है हम्म। उसमें हम लोग पीवाईक्यू भी डाल देते हैं, सही उस पर्टिकुलर न्यूज से रिलेटेड पीवाईक्यूज डाल देते सही हैं, ताकि उसको ये एहसास होता है स्टूडेंट को कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये आ करंट चुके हैं अफेयर की ये इंपॉर्टेंस हो सकती है। मतलब सब कुछ उसमें भी काम का नहीं होता है। हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑनलाइन कोई क्वेश्चन है क्या, देख लीजिए। ऑनलाइन कोई क्वेश्चन? थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैं चाहिए। आगे देखिए, डीप जाना कोई भी टॉपिक पे वो उस बेसिस पे ये करेगा कि आप पहले पीवाईक्यू में देखो कि वो टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं। अगर वो क्वेश्चंस रिपीटेटिवली बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं उस टॉपिक से तो आपको उस पर डीप जाना चाहिए। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, नहीं जाना चाहिए। वर्ल्ड हिस्ट्री से देखिएगा तो पिछले 7 साल में 2 बार ही क्वेश्चन आए हैं, अभी पिछले वो भी रिसेंट में 1-2 साल आए हैं। तो अगेन मेरे लिए वो रिलेटिवली बहुत कम इंपॉर्टेंट रहेगा। तो किस टॉपिक पे आपको डीप जाना है वो उस पर डिपेंड करेगा कि वो टॉपिक का क्वेश्चन का फ्रीक्वेंसी कितना है। अगर वो गवर्नर चैप्टर है या कोई ऐसा चैप्टर जो हर साल क्वेश्चन आ रहा है तो मैं उस पर डीप जाऊंगा। तो एवरीथिंग कि आपको क्या कितना डीप जाना है क्या नहीं जाना है वो आपको पीवाईक्यू गाइड करेगा। और फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप टीचर से या मेंटर से पूछ लीजिए कि किस टॉपिक पे कितना डीप जाना है। तो अगेन वो पीवाईक्यू पे देखिएगा, अगर वो टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं तो आप थोड़ा कर सकते हो, नहीं तो उसको स्किप कर सकते हो। देखिए क्या होता है ना कि कुछ भी सिग्निफिकेंट चलता है तो करंट अफेयर्स में आ जाता है। ठीक है, करंट अफेयर मंथली मैगजीन आप कर रहे हो तो उसमें तो कवर हो ही जाएगा। अगर करंट अफेयर्स में भी नहीं आया तो आप उसका बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वो किसी को नहीं आएगा एग्जाम में। अब सोचिए कि कोई ऐसा चीज है जो कि यहाँ बैठ करके इतने एक्सपीरियंस लोग भी इतने सारे मैगजीन, इतने सारे न्यूज़पेपर पढ़ करके भी वो मैगजीन बना रहे हैं, फिर भी वो छूट गया, तो वो आपका कंपटीशन डिसाइड नहीं करेगा, वो आपका कट ऑफ कभी नहीं डिसाइड करेगा। क्योंकि रेयरली मतलब जो 10,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उसमें 20-25 बच्चे ही उसको सॉल्व कर पाएंगे, तो वो कंपटीशन नहीं डिसाइड करेगा। बाकी जो क्वेश्चन है ना वो कंपटीशन डिसाइड करेगा। तो बिल्कुल आप ये जैसे जो एक्सेप्शन क्वेश्चन होता है, सेम गोज विद प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में क्या होता है 5-7 क्वेश्चन एकदम एक्सेप्शन आते हैं, कहीं से भी आ जाते हैं। जैसे ओरांगुटन का एक बार क्वेश्चन आ गया कि ओरांगुटन कुछ हाथ से अपना फूड निकालता है, प्रीलिम्स में था। तो वो एक्सेप्शन क्वेश्चन है, बच्चों को ये समझना चाहिए कि जो हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक्सेप्शन क्वेश्चन क्या डिफरेंस होता है। एक्सेप्शन क्वेश्चन में आपको टाइम कभी नहीं देना चाहिए। 5-7 क्वेश्चन हर बार प्रीलिम्स में आएंगे, मेंस में हर सब्जेक्ट में 1-2 एक्सेप्शन क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उसके वजह से आपका जो 90% क्वेश्चन है उसको खराब नहीं करना है। हमेशा याद रखिए 50% आप ले आइएगा, रैंक 1 हो जाओगे। तो आप 50% छोड़ सकते हो क्वेश्चन, मतलब 50% नॉलेज आपको नहीं भी पता है तब भी आप रैंक 1 हो जा रहे हो यूपीएससी। तो इसलिए एक्सेप्शंस या जो बहुत एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है उसके लिए परेशान नहीं होना है। आप पहले जो चीज आ रहा है, जो स्टैंडर्ड चीज है उस पर फोकस कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल पीवाईक्यू के लेंस पे आप देखिए। जैसे आपको याद हो ट्विस्टर करके क्वेश्चन आया था ना जीएस1 में, ज्योग्राफी का था। हाँ तो वो साइक्लोन रिलेटेड। बट क्या होता है कि जैसे कि अपन जितने आंसर लिखते हैं ना, जितनी प्रैक्टिस होती है तो हमें आइडिया लग जाता है कि उससे रिलेटेड है और उसी में हम डिसेंटली 2 पेज भर देते हैं। तो छोड़ने से बेहतर है कि 10 का है तो 3 नंबर 2.5 नंबर इतना तो मिल जाता है। तो आंसर राइटिंग मतलब जैसे बाउंसर क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार एक आध, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जिसकी ज्यादा होती है वो उनको डील कर लेता है डिसेंटली, मे भी बहुत अच्छा नहीं बट डील कर लेता है। एग्जैक्टली सेम हुआ था, ट्विस्टर क्वेश्चन आया था, मुझे नहीं पता था एग्जाम हॉल में, और मेरे जैसे बहुत लोगों को नहीं पता था एग्जाम हॉल में ट्विस्टर क्या होता है। लेकिन हम लोग को वहाँ एक क्वेश्चन में लिखा था लो साइक्लिक फेनोमेना, लो प्रेशर फेनोमेना होता है। तो बस लो प्रेशर फेनोमेना को लिंक कर दिया साइक्लोन से, और साइक्लोन से ब्रॉड स्पेसिफिक नहीं लिखे कि ट्विस्टर कहाँ होता है क्या होता है, स्पेसिफिक नहीं, ब्रॉड चीज होता है कि साइक्लोन में ऐसा होता है, लो प्रेशर बनता है, पानी वाटर ऊपर जाता है, पानी गिरता है, थोड़ा तबाही लाता है, लो लाइन एरियाज को फ्लड कर देगा, ये कर देगा। जनरल पॉइंट 5-6 लिख दिए, एक जगह पे ये लिख दिया, जगह चैलेंजेस लिख दिए, वेग चीज जनरल लिख दिए, 2-3 नंबर मिल जाएगा। उसमें जहाँ 0 ला रहे हो आप वापस 2-3 नंबर भी काफी बहुत बड़ा बूंद रहेगा आपके लिए। तो अगेन वही है कि जो नहीं आता है तो आप प्रैक्टिस करोगे, आप वो थॉट प्रोसेस ऐसा डेवलप करोगे, आंसर राइटिंग का स्किल डेवलप करोगे, तो कुछ ना कुछ आप लिख के ही आ जाओगे। ऐसा नहीं कि पूरा ब्लैंक छोड़ते हो, कुछ ना कुछ आप लिख ही देते हो। ठीक है, तो मुझे लगता है और कोई अगर डाउट है मैं फाइनल। अच्छा आपका क्या डाउट है? न्यूज़पेपर का कर रहे हैं? हाँ ठीक, और कुछ आपका डाउट? आपका एसे और एथिक्स है, और किसी का कोई डाउट? हाँ बोलिए। ठीक है, आपका पहले क्वेश्चन जैसे एसे और एथिक्स, तो एसे के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। सबसे इजी अगर चीज देखा जाए मेंस में तो ऐसे होता है। एथिक्स के लिए हाँ, एथिक्स के लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट होती है। आपका अंडरस्टैंडिंग जितने भी टॉपिक्स दिए हुए, एथिक्स के सिलेबस में देखिए बहुत सारे कीवर्ड्स दिए गए, ठीक है, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, ऐसे करके टॉपिक्स दिए हैं। सबका आपके पास नोट्स होना चाहिए जो कि क्लासेस में मोस्ट प्रोबेबली कवर हो जाएंगे। ठीक है, उसका नोट्स होना चाहिए, उसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, बस वो कर लो तो बाकी सेम पैटर्न आपको इसके लिए फॉलो करना है। एथिक्स में कुछ अलग नहीं। ऐसे के लिए ऐसे एक्चुअली एक होलिस्टिक चीज होता है, ऐसे में सारा डायमेंशन आता है, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, क्योंकि आप डायमेंशंस लिखते हो ऐसे में, अपना डायमेंशन रिफ्लेक्ट कराते हो ऐसे में। तो एक बार सारी चीज कंप्लीट हो गए
तो फिर आप ऐसे उसके बाद अटेम्प्ट करोगे तो काफी ईजी होता है। ऐसे के लिए अलग से ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, एक हफ्ते में ऐसे का पूरा प्रिपरेशन हो जाता है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन की न्यूज़पेपर का नोट्स कितना बनाना है कितना नहीं बनाना है, देखिए क्या होता है ना कि वो क्लास नोट्स में ऐड करे नहीं करे वो अच्छा क्लास शायद नोट्स वो में ऐड करेंगे कुछ आपको, देखिए क्लास नोट्स ऑलरेडी बहुत होलिस्टिक होता है। मैं नहीं करता था, ऑनेस्टली बताऊं तो मैं नहीं करता था, क्योंकि वो बहुत बर्डन बढ़ते जा रहा है। क्योंकि आप साल भर के प्रिपरेशन में देखोगे ना बहुत ऐड होते हैं। हाँ बोलिए, आपकी फ्लोर। हाँ, आप एक अलग से नोट्स बना सकते हो, जहां पास एक कॉपी रख सकते हो जिसमें न्यूज़पेपर का नोट्स लिख लो। लेकिन अगेन वो बहुत ज्यादा बल्कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेली न्यूज़पेपर आ रहा है, डेली अगर आप 3 पेज लिख रहे हो ना, तो आप सोचो साल भर में आप 900 पेज लिख रहे हो। ये 900 पेज अगेन एक बहुत बड़ा खुद में टीडीएस टास्क है उसमें वैसा नहीं। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि जो बहुत एक इंपॉर्टेंट या बहुत एक अच्छा आर्गुमेंट कुछ आपको न्यूज़पेपर में दिख रहा है, तो एक पेज जैसे है, तो एक पेज का 1/4 में अगर आप उसको कवर कर सकते हो, ये एक A4 शीट का पेज है, तो अगर इतने में आप कवर कर सकते हो, अगर उसको करेक्ट लिख सकते हो तो वेल एंड गुड, आप लिख लो, ताकि ये बहुत बल्कि ना हो। करने का तो मैं बहुत कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आप वो कर सकते हो तो या तो अगर आप अलग शीट में कर लो, जैसे मैं करता था, एक अलग एक A4 शीट रखता था, उसमें ऐड करते जाता था, या आप अपने नोट्स में कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रहे कि बहुत ज्यादा नहीं करें, क्योंकि उसमें ऑलरेडी आपका नोट्स होता है वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव होता है, एडिशन की ज्यादा जरूरत नहीं होती, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए न्यूज़पेपर में करते हैं। एक बार 1 मिनट इनका क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। जैसे आप कह रहे हो कि देखिए यूपीएससी ऐसा जर्नी होता है ना कि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत समझ नहीं पाते क्या होता है क्या नहीं होता, इसलिए पहला चीज होता है इंपॉर्टेंट कि गाइडेंस सही है कि नहीं। अगर जो टीचर आपको बोल रहे हैं आप उनके रास्ते पे चल रहे हो तो आप सही है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, डिसिप्लिन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज तो आप 12 घंटा पढ़ लिए, कल पूरा छुट्टी मार दी। तो डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा चीज क्या होता है कि कंसिस्टेंसी फॉर द लॉन्ग रन, जिसको परसिवरेंस बोलते हैं, क्योंकि ये 1-2 महीने का एग्जाम नहीं है, नीट का एग्जाम नहीं है जो आपको एक एक हुआ खत्म हो गया या एक पेपर हुआ खत्म हो गया। यूपीएससी खुद मेंस में 10 मेंस के अंदर 10 पेपर है। तो कंसिस्टेंसी परसिवरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने डिसिप्लिन रखोगे, वो डिसिप्लिन लॉन्ग रन पे रखोगे और ज्यादा डेविएट नहीं होगे। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज पढ़ते हैं लेकिन बेसिक चीज नहीं पढ़ते हैं। 80% एस्पिरेंट जिनसे मैं मिलता हूँ जो 1-2 साल प्रिपरेशन कर लिए हैं, वो एनसीईआरटी सारा नहीं कवर करते हैं और फिर बोलते हैं कि भाई प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, प्रीलिम्स में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, या क्यों क्यों क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत कट ऑफ कम जा रहा है। आप बेसिक्स क्वेश्चन को अच्छे से कर करके आ रहे हो तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप एनसीईआरटी नहीं कर रहे हो, बड़ी बड़ी बुक पढ़ ली हो, बहुत सारी चीजें पढ़ ली, एनसीईआरटी नहीं, बेसिक्स पे क्लियर नहीं है। तो अगेन प्रायोरिटाइजेशन करना, आप चीजों को ऑर्गेनाइज वे में कीजिएगा, ऑर्डर वे में कीजिएगा, तो मतलब काफी हद तक यूपीएससी मतलब डुएबल है। डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा बचना रहेगा और डिसिप्लिन के साथ करना होगा। ठीक है, आई होप आई हैव मतलब एड्रेस्ड योर क्वेश्चन। अगर कुछ और है तो पूछिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन। हाँ, हाँ देखिए, अगेन मैं ये आपको समझा रहा हूँ कि आप लोग पेरिफेरल चीज पे ज्यादा इंफोसिस कर रहे हो। ठीक है, क्या है कि न्यूज़पेपर को सिर्फ ऐसा अंडरस्टैंडिंग के लिए रखिए। जैसे पीएसआईआर भी कर रहे हो ना, तो उसका पीएसआईआर का अलग से बुकलेट आता है साल के एंड में, जो कोचिंग पीएसआईआर का होता है ना साल के एंड में, कि उसमें स्कॉलर्स भी लिखे रहते हैं, जो जैसे हैप्पी मॉन्ट जॉकब यहाँ लिख रहा है, श्याम सरन न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल लिख रहा है ना, उसी का एक्सट्रैक्शन आपके पीएसआईआर के जो शॉर्ट नोट्स होंगे साल के एंड में, जो नोट्स देंगे टीचर, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडो चाइना या चाइना के कंटेक्स्ट में, तो वही वो एडिटोरियल से उठा करके हैप्पी मॉन्ट जॉकब का कोटेशन वहां रहेगा। तो ऑलरेडी वो मेहनत कर रहे हैं लोग, आपको फ्री में मिल जाएगा साल के एंड में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका ऐसा नहीं ये होगा कि आपको कुछ छूट रहा है, छूटेगा कुछ नहीं। एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द मंथ, मंथली मैगजीन या ईयर के एंड में जो कंपाइलेशन आता है वो सफिशिएंट होता है आपको आंसर लिखने के लिए कंटेंट। उससे आप जो कंटेंट आपके पास होता है ना, आप उसका 30% भी लिख दोगे ना, आपका रैंक 1 आप हो जाओगे। मैं सोचो कितना लेवल ऑफ ये कह रहा हूँ कि जो कंटेंट आपके पास है आप उसका 30% भी लिख दोगे। बच्चे 30% भी नहीं लिख पाते, आप तो उल्टा और एक्स्ट्रा चीज ऐड करने की बात कर रहे हो। जो ऑलरेडी है उसका भी 30% करो। तो अगेन क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ लग रहा है न्यूज़पेपर में, तो एक दिन का न्यूज़पेपर आपको एक कोना में आना चाहिए। अगर उतना में कंप्रेस कर दे रहे हो तो ठीक है, नहीं तो साल के एंड में आपको ऑलरेडी वो न्यूज़पेपर का एडिटोरियल का शॉर्ट वर्जन आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर एक क्वेश्चन था कि किसी स्टूडेंट का, वो ये कह रहा था कि हाउ टू चूज ऑप्शन एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स टू कीप इन माइंड व्हाइल चूजिंग वन। अच्छा, देखो ऑप्शनल का चूज करने का पैरामीटर 2-3 होता है। ठीक है, सबसे पहला ये होता है कि आपका उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है कि नहीं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट और ये ओवरलैप होता है, जो कि बहुत उनके लिए काम आसान हो जाता है, क्योंकि अलग से उनको पढ़ने की जरूरत नहीं होती। पहला चीज ये। दूसरा पैरामीटर होता है कि वो जीएस के सिलेबस के साथ कितना ओवरलैपिंग है। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए क्या था, मैं सिविल इंजीनियरिंग से बैकग्राउंड है, मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है, बट स्टिल मैं पीएसआईआर ऑप्शन लिया था। रीजन ये था कि पीएसआईआर का जितना 4 पार्ट है, चारों जीएस के सिलेबस से मैच होता है, कुछ विद सम एक्सेप्शंस। तो मुझे वो एथिक्स में हेल्प कर रहा था, मुझे एसए में हेल्प कर रहा था, जीएस2 में, पॉलिटी वाले सेक्शन में, आईआर वाले सेक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प हो रहा था। तो 70% पीएसआईआर का सिलेबस जीएस के साथ मैच हो रहा है, तो मुझे अलग से ऑप्शनल करने की जरूरत नहीं पड़ रही, बस वही उसमें वैल्यू एडिशन करना पड़ रहा है। तो चूंकि मेरा सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होते हुए भी मैं उसको ड्रॉप कर दिया था ऑप्शन। रीजन इसलिए था क्योंकि मुझे मेंस भी पढ़ना अलग से, फिर ऑप्शन के लिए अलग से टाइम देना है, जो कि टोटली डिफरेंट है। थर्ड जो पैरामीटर होता है कि रिलेटिवली उस ऑप्शनल का मटेरियल कितना अवेलेबल है
और उस ऑप्शनल में कितना ज्यादा स्कोर हो रहा है। अभी कुछ कुछ ऑप्शनल में थोड़ा ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, रिलेटिवली ऐसा ट्रेंड रहा है। जैसे कि आप देखिएगा कि एंथ्रोपोलॉजी का कोई ग्रेजुएट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप पूरे जामिया में मतलब मुझे आज तक कभी कोई एंथ्रोपोलॉजी का ग्रेजुएट नहीं मिला, लेकिन एंथ्रो ऑप्शनल वाले बच्चे यूपीएससी में भर के मिलेंगे आपको, मतलब बहुत सारे बच्चे मिलेंगे। रीजन क्या है कि ग्रेजुएशन में तो कोई नहीं पढ़ा, बट स्टिल एंथ्रोपोलॉजी बहुत लोग ले रहे हैं। रीजन ये है कि एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस काफी छोटा है और उसमें मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। तो अगेन ये भी एक थर्ड पैरामीटर बच्चे रखते हैं कि वो रिलेटिवली कितना मटेरियल अवेलेबल है और कितना छोटा सिलेबस है और उससे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं कि नहीं। तो 3-4 पैरामीटर मैं बताया हूँ। ओवरलैप आपका ग्रेजुएशन के साथ, दूसरा है मेंस के साथ कितना ओवरलैप है सिलेबस, तीसरा ये है कि मटेरियल कितना इजीली अवेलेबल है, और रिलेटिवली कोई ऐसा ऑप्शन मत चूज कर लीजिएगा जिसमें मार्क्स बहुत कम आते हैं। जैसे टेक्निकल में रिलेटिवली मार्क्स कम आ रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हुआ, सिविल इंजीनियरिंग हुआ, रिलेटिवली मार्क्स कम आ रहे हैं, तो इसमें आपको मेंटर्स गाइड कर देंगे कि कौन कौन से ऑप्शनल में थोड़ा मतलब। देखिए इसका तरीका ऐसा होता है कि आप पहले खुद ये 4-5 पैरामीटर में 3-4 ऑप्शन को आप खुद से लिस्ट डाउन कर लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या ज्योग्राफी, कोई भी ऑप्शन है 3-4 लिस्ट डाउन कीजिए। उसके बाद आप मेंटर्स के पास आइए, उनसे फिर गाइडेंस लीजिए कि ये पैरामीटर के लिए हम ये लिए हैं, आपको क्या लगता है कि ज्योग्राफी लेना सही है कि नहीं, या पॉलिटिकल सीएसआईआर लेना सही है कि नहीं। तो फिर ये लोग आपको बेहतर गाइड करते हैं। लेकिन 3-4 आप खुद से शॉर्टलिस्ट करके आइए कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं उस सब्जेक्ट में। इंटरेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एनीथिंग एल्स? अच्छा, मैं इसका लिस्ट आपको फॉरवर्ड करवा दूंगा, मैं उनको भेज दूंगा, आप इनसे ले लीजिएगा। और कुछ कोई जानना चाह रहा है? तो सर ने बताई दिया पेरिफेरल चीज, मतलब कि पड़ोसियों पे ध्यान मत दो, घर की चीजों पे ध्यान दो। घर शांति, सुख शांति उसमें ज्यादा बनी रहे, पड़ोसियों के मैटर में कम। वैसे पेरिफेरी वाली चीजों पे कम ध्यान दो, बेसिक्स और जो चीजें हैं कोर उस पे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। तो वो सारी चीज नाउ विनय सर, हाँ, लेट्स फेलिसिटेट द सर आदित्य सर। Now, after this moment, Vinay sir will take from here. ठीक है, थैंक यू। Thank you. So now Vinay sir will take here. So Vinay sir is basically IIM graduate, and we are glad to have him as one of the director of Bano IS. He is an ex-civil servant. He served as an assistant director in the DDA, Delhi Development Authority. Also, he was the assistant provident fund commissioner in EPFO, and in the last, he was the manager at International Financial Services Centers Authority, GIFT City, Gandhinagar. So let's welcome Vinay sir. Thank you. Good afternoon, everyone. So I hope you found the session useful because Atif sir, जब भी हम toppers को देखते हैं, we only see their success, and I have seen Atif, over the years. मतलब सबके लिए journey tough होती है. It's not that it is suddenly एक दिन topper बन जाता है. It takes time, effort. कई बार किसी का कई अटेम्प्ट में प्रीलिम्स रह जाता है, किसी का मेंस रह जाता है, एंड ये स्ट्रगल सबकी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अभी डिफिकल्ट लग रहा है तो जैसे कोई और टॉपर है तो उसके लिए आसान रहा होगा, नहीं। उन्होंने भी धीरे धीरे फिगर आउट किया, तो उन्होंने भी धीरे धीरे फिगर आउट किया। और यहाँ पर बनो आईएएस में हमारी कोशिश ये रहती है, जो हमें धीरे धीरे पता चला वो हम आपको बहुत ही फास्ट पेस एनवायरमेंट में, और जो पूरा टाइम होता है कोचिंग का, फाउंडेशन कोर्स का, उसमें ही हम आपको बता दें। सो दैट इज द आइडिया एट बनो आईएएस, so that many of us wasted time. We don't want you to waste time, and that is the reason we try to speed it up through making sure कि classes अच्छी हो, notes आप खुद बनाएं, right? And whatever happens, I advise you to never miss the class, all those things, right? Now there are other things which I wanted to share with you guys today. So so this is the first session. इसके अलावा भी over the year, ठीक है, जो भी 26 में दे रहे हैं, 27 में दे रहे हैं, उनके सेशन ट्रिक्स पे और शॉर्टकट्स पे चलते रहेंगे। बिकॉज जो सिलेबस है उसको पढ़ना एक पार्ट है, उसको रिवाइज करना एक पार्ट है, लेकिन एमसीक्यू का पेपर सॉल्व करना वो अपने आप में एक स्किल। तो ऐसा हो सकता है कि आपको आता हो पेपर में, लेकिन आपका एग्जाम क्लियर ना, और ये भी पॉसिबल है कि हो सकता है आपको किसी दूसरे व्यक्ति से कम आता हो थोड़ा, लेकिन आपका एग्जाम क्लियर हो जाए क्योंकि आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। तो दो ज्यादा थिंग्स, मैं पहले थोड़ा सा रिवीजन की ट्रिक्स के बारे में बात करूंगा जो कुछ आप लोग यूज भी करते होंगे। देन आई विल गो टू हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, एंड आई विल ओनली शेयर फ्यू, बिकॉज जब तक आप थोड़ा सा पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मैं पूरी बताऊंगा तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू, यू वोंट प्रॉब्ली आल्सो रिमेंबर। ओके, क्लियर? तो सबसे पहले तो रिवीजन इज समझ में आ गया क्लास में, उसके बाद आपका काम रिवाइज करने का। और मेरा मानना है कि जब तक आप कोई भी सब्जेक्ट 3 बार रिवाइज नहीं करेंगे वो आपको याद नहीं रहेगा। सो आई यूज्ड टू मेक these tables that I should write subject on the left side and the number of revision, and between let's say March and prelims examination I will make sure that I have revised everything at least thrice, right? So that's what I used to do.
लेकिन उसके बाद भी क्या होता है ना, बिकॉज देयर आर सो मेनी डिटेल्स एंड सो मेनी फैक्चुअल्स इन एग्जामिनेशन कि हम भूलते हैं। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम उन फैक्ट्स को जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं, और जहां पे एक एग्जामिनेशन एक क्वेश्चन की वजह से आप फेल हो सकते हैं, ठीक है, और इतना ही डिफरेंस होता है, तो हाउ कैन वी मेक श्योर दैट वी रिमेंबर फैक्ट्स, राइट? सो ऑल्दो वी विल रिवाइज एट एवरीथिंग थ्राइस, बट उसके बाद भी देयर आर टूल्स व्हिच वी कैन यूज टू रिमेंबर दोस, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, आई एम श्योर आप लोगों ने निमोनिक्स का नाम सुना होगा, दैट इज वन ऑफ द ट्रिक टू रिमेंबर थिंग्स, राइट? ये आप सब लोगों ने सुना होगा, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस 9 pizzas, राइट? राइट? एंड दैट इज व्हाट वी यूज टू रिमेंबर प्लैनेट्स। प्लूटो नहीं बचा तो आई डोंट नो क्या सर्व हो रहा है, बट यू नो दिस इज व्हाट यूज्ड टू बी, राइट? सो व्हाई डू वी यूज निमोनिक्स? बिकॉज इट इंप्रूव्स मेमोरी एंड इट इज इजियर दैट यू कैन रिमेंबर, बिकॉज आप किसी अब्स्ट्रैक्ट चीज को या अनफैमिलियर कॉन्सेप्ट को एक फैमिलियर कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हैं, एंड दैट्स हाउ यू ट्राई टू रिमेंबर इट। दैट इज द की, राइट? सो निमोनिक्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल। फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने कंट्री हैं, दैट इज व्हाट यू नो इट कुड बी आस्क्ड। सिमिलरली बाकी और भी क्वेश्चन है। सो दिस वन ऑफ द निमोनिक्स इज सीट, जैसे आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी है, राइट? जो भी पढ़ भी रहे हैं, तो सोमालिया, इथोपिया, इंडिया, ऐसे आप देख लेंगे, लेकिन एक बार में याद रहेगा नहीं, राइट? यू मे लुक एट मैप, मैंने बोला भी है, जब ज्योग्राफी क्लास होती है एटलीस्ट कम से कम 15 मिनट मैप पर स्पेंड कीजिए। You will look through this map, but you won't remember. Therefore, these sort of mnemonics, जहां पे you have the seat and then SE, Somalia, Ethiopia, Eritrea, Djibouti, right? तो इस तरीके से आप जो facts हैं उनको याद रख सकते हैं। Similarly, आपको नेट पे बहुत सारे मिल जाएंगे, और probably we'll also share these lists which you can use to remember this concept, right? There's another one, Caspian Sea. Caspian Sea के आसपास कौन से countries हैं, right? So that is one you can remember. This is the actually biggest lake. We call it Caspian Sea, but it is the biggest lake actually. So countries around Caspian Sea, तारिक, तुर्कमेनिस्तान, एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो आप याद कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे ये तो बहुत अच्छा है, तो स्कूल में भी हम देखते थे, ठीक है? इसके अलावा भी और है। अगर आप लोगों को कुछ लोगों को बताओ, डू यू नो कोरियोलिस इफेक्ट और कोरियोलिस फोर्स किसे बोलते हैं? पता है किसी को? राइट? सो दिस इज द फोर्स एक्चुअली, अर्थ रोटेट होती है, इसकी स्पीड डिफरेंट होती है, राइट? बिकॉज जैसे समथिंग इज हियर, मान लीजिए कुछ इक्वेटर पे है और उसको 24 घंटे में सर्कल करके वहीं आना है, लेकिन अगर कोई यहां पर है तो उसको 24 घंटे में सर्कल होकर यहां पे आना है, तो कम होता जाएगा ना डिस्टेंस, तो राइट? बिकॉज ऑफ द सेंटर यू हैव हायर सॉर्ट ऑफ सर्कमफरेंस, और ऊपर जाएंगे तो आपको यहां पर छोटी पड़ेगी। तो डिफरेंशियल यहां से जो फोर्स ऑपरेट करता है एयर के ऊपर, उसकी वजह से एयर मूव करती है। अब इसमें ये लेफ्ट करेगी या राइट करेगी, इसके भी निमोनिक्स हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच कैन इज आस्क्ड इन द एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। आई हैव सॉल्व्ड सम एमसीक्यू। सो these are sort of mnemonics. जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, maybe then you will be able to relate much better that I live in the north hemisphere, I'm always right. So because उसमें confusion ये होता है कि अगर wind move कर रही है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो right move होगी या left tilt करेगी, that is the confusion. So these are the sort of things which you can use to remember, and these are very helpful because sometime अगर ऐसा करके एक भी क्वेश्चन ज्यादा बन गया तो it is your वो अटेम्प्ट बचा देता है. So that is the reason I want you to make use of them actively. नेट पे भी आप सर्च करेंगे, बहुत मिल जाएंगे आप, ठीक है? इसके अलावा क्रोनोलॉजी पे भी होते हैं, राइट? बिकॉज हिस्ट्री में वी हैव टू रिमेंबर व्हाट हैपेंड फर्स्ट, व्हाट हैपेंड सेकंड. हिस्ट्री में भी निमोनिक्स है व्हिच यू कैन यूज टू रिमेंबर क्रोनोलॉजी इन द हिस्ट्री, राइट? तो आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा, मुगल एम्पायर का एक है, ठीक है, फिर दिल्ली सुल्तानेट का एक है, ठीक है? सिमिलरली ये है, कौन सा ब्रिटिश ने एक्ट पहले बनाया था, रिलेटिंग इक्विक्स एक्ट, चार्टर एक्ट, मॉन्टेमिलो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगेन, एंड देन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, राइट? So this is real, people can make good governance, good orderly governance, right? So these are the tricks to remember modern history जो आप पढ़ेंगे, वहां पर क्रोनोलॉजी याद रखना होता है, so that you are able to attempt question in prelims, and also in mains examination you can write how, let's say if you're talking about listen, monumental reform के बाद कौन सा इसके बाद आपका वो स्टार्ट होता है, मूवमेंट स्टार्ट होता है, राइट? सिमिलरली अगर 1942 तो किस बैकग्राउंड में वो स्टार्ट होता है, that you can use this chronology to write introduction, that is right? So these are about now. इसके अलावा हमारे पास जीएस की, मैंने बोला ना कि पेपर सॉल्व करने की बहुत सारी ट्रिक्स, एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग वी टीच यू, एंड दैट इज व्हाई वी आप लोगों को जो एमसीक्यूज वीकली टेस्ट कराते हैं, इसके अलावा यू विल गेट असाइनमेंट फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड देन व्हेन द टेस्ट सीरीज हैपन, देन द फोकस इज ऑन मास्टरिंग दिस ट्रिक, एलिमिनेशन ट्रिक्स, बिकॉज अनलेस यू प्रैक्टिस, वो एग्जामिनेशन में ना तो रिकॉल होती है, ना ही आप उसको यूज कर पाते। ये सबसे ही सिंपल ट्रिक है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, अवॉइड एक्सट्रीम ऑप्शन. अगर ऑप्शन एक्सट्रीम है तो उसके गलत होने की लाइकलीहुड सबसे ज्यादा है, मतलब काफी ज्यादा है. अब हाउ डू वी डिफाइन एक्सट्रीम? वी डिफाइन एक्सट्रीम इफ समथिंग सेज ऑलवेज, नेवर, it must lead to, right? So the statement will use such word which are extreme, that they will rule out that there is a possibility that it may not happen. ऐसा बोला जाएगा कि मान लीजिए कि आप जैसे कि आप
मेडिसिन खाएंगे तो आप ठीक हो ही जाएंगे, समथिंग सॉर्ट ऑफ दैट। कि मान लो अगर आपको आप इल है, यू टेक ए मेडिसिन, यू विल डेफिनेटली बी परफेक्ट। नाउ दैट कैन नॉट बी सेड बिकॉज समटाइम द इफेक्ट कुड टेक लॉन्गर टाइम, समटाइम दे कुड बी it could be another disease which can, despite taking medicine, they last forever probably, right? So there will be extreme word in the option, and what your job is, आपको उस वर्ड को आइडेंटिफाई करना है, and you have to be very carefully, अगर आपको नहीं पता है तो you have to mark that statement wrong. That is one of the key. मैं आपको आगे स्टेटमेंट एक क्वेश्चन दिखाऊंगा और उसके थ्रू उसको एक्सप्लेन करूंगा। So eliminate option that contain absolute terms like always or never. For example, if a question asks about a specific government policy and one option states it always achieves a result, this can often be eliminated as incorrect. तो अगर उसमें ऐसे एक्सट्रीम वर्ड होते हैं तो वो ऑप्शन गलत हो। अब चलिए इसको और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एवरीवन एंड प्लीज राइट डाउन योर आंसर, ठीक है, देन आई विल डिस्कस इट। सो द क्वेश्चन रीड्स, व्हाट इज आर द मोस्ट लाइकली एडवांटेजेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राइट? आप सबने पढ़ा होगा न्यूज में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। Number 1, it will replace multiple taxes collected by multiple authority and will thus create a single market in India. That is your statement number 1. Please note down if you think the statement number 1 is correct. Statement number 2, it will drastically reduce the current account deficit of India and will enable it to increase its foreign exchange reserve. Right? It will drastically reduce the current account deficit of India and will enable it to increase the foreign exchange reserve. Statement 2, do you think it is correct? Please note down. Number 3, statement 3 देखते हैं. It will enormously increase the growth and size of economy of India and will enable it to overtake China in near future. अब मुझे बताइए कौन सा स्टेटमेंट इनमें से आपको बिना नॉलेज के, हो सकता है आपको जीएसटी के बारे में पता भी ना हो, आपको कौन सा स्टेटमेंट लगता है गलत? थर्ड, कोई मुझे बता सकता है क्यों लगता है ये स्टेटमेंट गलत? क्यों आपको लगता है ऐसा कि स्टेटमेंट गलत होना चाहिए? हाँ, तो मैंने क्या बोला आपको? एक्सट्रीम। इट विल इनॉर्मसली इंक्रीज द ग्रोथ एंड साइज ऑफ इकोनॉमी। हमारा कंसर्न यहाँ पे क्या है? इनॉर्मसली। इट विल इंक्रीज द साइज ऑफ द एंड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज करेक्ट, क्योंकि एक सिंगल मार्केट बनेगा तो ट्रांजैक्शन और कॉस्ट कम होगी, फ्रिक्शन कम होगा, इकोनॉमी ग्रो होगी, दैट इज द मतलब वो पर्पस ही वही था करने का। लेकिन जब इनॉर्मसली ऐड कर दिया ना तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो गया। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू पे अटेंशन, राइट? फिर इसके बाद आगे देखते हैं, चलो मान लेते हैं कि एक बार हम उसको भूल भी जाते, आगे बढ़ते हैं। एंड इट विल इनेबल इट टू ओवरटेक चाइना इन द नियर फ्यूचर। क्यों? अगर इतना ही आसान था चाइना को ओवरटेक करना तो हम तो पहले ही कर चुके होते, राइट? तो डोंट यू थिंक ये तो मतलब ऐसे लग रहा है, कुछ दोस्त होते हैं ना बड़ा चढ़ा के बताते हैं, ये वैसे ही लग रहा है। तो एग्जामिनर आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आपको उसने दिया हुआ आसान, आपको बस चेक कर रहा है कि आपके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि नहीं है। आप समझ सकते हैं चाइना को ओवरटेक अगर सिर्फ एक्ट बनाने से होता तो हम ही नहीं बाकी कंट्रीज भी कर चुके होते, ठीक है? फिर तो बहुत पहले करना चाहिए था, 10-15 साल पहले करके ओवरटेक कर लेते। इट्स नॉट सो इजी। तो स्टेटमेंट नंबर 3 इज इनकरेक्ट। सेकंड के बारे में क्या बोलना है आप लोगों को बताइए? हाँ, ड्रास्टिकली रिड्यूस द करंट, तो इट विल रिड्यूस करंट अकाउंट डेफिसिट। अच्छा, मैं ड्रास्टिकली हटा दूं तो क्या सही होता? आप मुझे बताइए, आप लोग ड्रास्टिकली रिड्यूस करें उसके बाद ये सही होता? तब ये प्रॉब्लम सही हो सकता, बिकॉज जीएसटी लाने से क्या होगा, जो टैक्सेस में कॉम्प्लेक्सिटीज है वो कम होगी। कॉम्प्लेक्सिटीज कम होगी तो मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी बहुत तो कॉम्पिटिटिव बनी जाएगी, तो इट इज पॉसिबल दैट यू आर एबल टू एक्सपोर्ट मोर। तो आपके जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ सकते हैं। एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो सकता है, और इट विल, अगर कॉम्पिटिटिव बनेंगे तो हो सकता है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ जाए तो उससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ जाए, तब ये स्टेटमेंट सही हो जाता। तो ये ड्रास्टिकली लगाने की वजह से गलत। पर मान लीजिए आप श्योर नहीं है, आपको सिर्फ थर्ड पता है कि गलत है, तो तब भी क्या आपका आंसर आ जाता ना? थर्ड गलत है तो उससे भी आंसर आ जाता, राइट? तो यू कैन सी कि इवन व्हेन यू हैव नॉट स्टडीड जीएसटी एंड ऑल दोस थिंग्स, यू आर स्टिल एबल टू सी आउटराइटली जो स्टेटमेंट गलत है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड इट इज नॉट सो कि ये 1 साल होता है, ये हमेशा रहता है यूपीएससी में। और उसका रीजन है जो एग्जामिनर है उसको ऐसे ऑप्शन बनाने होते हैं जो कैटेगोरिकली इनकरेक्ट। सोचिए, अगर वो यहां पर इनॉर्मसली नहीं डालता और ड्रास्टिकली नहीं लिखता तो पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि ये स्टेटमेंट सही माने जा सकती थी। तब क्या होता? तब अगर एग्जामिनर ने ये आंसर दिया होता तो डिस्प्यूट होता, राइट? देन सम स्टूडेंट विल से दिस इज करेक्ट, सम स्टूडेंट विल से दिस इज इनकरेक्ट, देन इट विल लीड टू डिस्प्यूट, देन इट विल रेज द क्वेश्चन ऑन द एग्जामिनेशन इटसेल्फ दैट यू आर अनेबल टू फ्रेम द क्वेश्चन, जो कि बहुत सारे स्टेट पीएससी में होता रहता है। So the examiner has to make a statement which can be classified whether they are correct or whether they are incorrect. मतलब एक साइड पे उसे जाना होगा। And by adding these words, जो एग्जामिनर है उसने ये मेक श्योर किया है कि there is no question we can raise
no question can be raised but that this statement is incorrect. No one will doubt that this statement is incorrect. And that is the reason such statement are framed year after year. हर साल आपको मिलेंगे, पिछले साल में मिल जाएंगे, उसके पहले भी मिलते रहे, हमेशा से नहीं. तो यहां पर मेरा आपको बताने का लॉजिक ये है कि प्लीज अंडरस्टैंड दैट स्टडिंग एंड सॉल्विंग पेपर आर different. Not just that you need to understand the concept and know that, you also need to master how do you solve paper. And even when you don't know, sometime you can solve the question. If you have not studied, you won't be able to qualify. But it is possible that you may be able to attempt some question. Similarly, with your knowledge and some practice, no, I would not say some, it will be significant practice of solving paper, that you may be able to clear the examination despite knowing a little bit. Right? So that was one. Mention drastically reduced in honor से increase. That is the reason it is incorrect. और आप वैसे भी पढ़ के भी चेक करेंगे तो भी ये गलत है. Now similarly ये वैसा ही है 2024 का क्वेश्चन है. Right? So let's read this question and try to attempt it. इसमें आप लोगों को लगता है कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है. Consider the following statement. 2024 का क्वेश्चन है. Statement number 1. The European Parliament approved the Net Zero Industry Act recently. Okay? So this is an act they have approved that if some country is selling goods from other countries, they're buying goods from other countries, but that country is emitting lesser carbon, then they will impose some taxes later. That is good. Statement 2. The European Union intend to achieve carbon neutrality by 2040. Therefore aims to develop all of its own clean technology by that time. ये statement के बारे में what is your view? This statement number 2. Think about it. European Union intend to achieve carbon neutrality by 2040. Can this statement be correct? क्या ये सही हो सकता है? Guess कीजिए. What is this? This is an objective aspiration. It is possible that we may put by 2026 I must become an IAS officer. हो सकता है aspiration, right? There is nothing wrong with that. Second part. Therefore aims to develop all of its own clean technology by that time. Can we say that? How do you know all of? Even if you let's say want to be carbon neutral, it's not necessary that Europe develop all its technology. They may purchase it from someone. They may go and sub license it, license कर सकते हैं, खरीद सकते हैं. So it's not necessary to develop all the technology of its own technology and by that time. So these are something which you need to identify that easily gives away. इससे आपको आसानी से पता चलता है कि ये स्टेटमेंट गलत होने वाला है. ठीक है? We can be careful in making sure. So even if you have not, maybe you have not studied Net Zero Industry Act, you can still take a guess at this question. And what will happen if you take a guess at 10 question? I hope you are able to eliminate half the options. आपका जो स्कोर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा. You will be more often right than wrong. और जो करेक्ट होने पे आपको मार्क्स 3 टाइम मिल रहे हैं, they will compensate in terms of that. Right? So this was another trick. This is why qualifying. हाँ. Second, अब जो हमने पढ़ा था ना कि एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत होते हैं, उसी का is sort of a corollary. Then you have some sort of moderate or qualifying phrases. They are correct. So options that include qualifiers such as most, some, generally are often more likely to be correct than those that are absolute. For example, if a question involves environmental policy and an option stating most countries follow this policy may be more accurate than the one claiming all countries follow this policy. So this is हम मैथ्स में पढ़ते हैं corollary कि अगर ये सही है तो ये भी सही है. तो if extreme statement are wrong, तो जो moderate हैं और इनमें इस तरीके के qualifier हैं, they are likely to be correct. So this is another trick which you can use. Let's see if I have a question on that. Yeah. हाँ. So this is उसका आपको इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे जो मैंने बताया उसी का सेकंड साइड है another side of the coin. एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का. जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप लोग पेपर देखते होंगे, आपको लगता है ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, मैंने तो पढ़ा भी नहीं है, ठीक है, कैसे पढ़ पाएंगे, ठीक है, मुझे भी ये लगता था, ठीक है. लेकिन ये एक ट्रिक है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत काम करती है. वर्ड कैन फॉर साइंस टेक्नोलॉजी दैट चॉइस स्टेटमेंट हैज हाई प्रोबेबिलिटी बीइंग करेक्ट. देखिए इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आज हम एक टेक्स्ट लिखकर इमेज जनरेट कर सकते हैं, राइट. अब ये तो आपको पता है कि हाँ स्टेटमेंट कर रहे हैं. फिर बोलो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप एक टेक्स्ट लिखकर एक छोटा सा वीडियो भी जनरेट कर सकते हैं. आप बोलेंगे हाँ करेक्ट. नाउ लेट्स से इफ आई से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप एक 3 घंटे की मूवी बना सकते हैं पूरी, और जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि आप डिफरेंशिएट ना कर पाए जो हॉलीवुड में अभी जनरेट होती है और बाद में जनरेट होती है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन जनरेट हाई क्वालिटी 3D फिल्म्स एज गुड एज हॉलीवुड. आपका इस बारे में व्हाट डू यू थिंक, इज दिस स्टेटमेंट लाइकली टू बी करेक्ट और इनकरेक्ट? क्यों? बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी. एंड व्हेन वी टॉकिंग अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
हो सकता है मैंने ना पढ़ा हो या आपने ना पढ़ा हो, लेकिन इस पूरी दुनिया में जितनी रिसर्च चल रही है, हो सकता है कहीं पर ये टेक्नोलॉजी डेवलप है। तो जब साइंस टेक्नोलॉजी की में हम बात करते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रूल, मतलब इट आइदर आई हैव टू रूल आउट समथिंग वेरी कैटेगोरिकली। मुझे रॉन्ग स्टेटमेंट बनाना है, तो मुझे वो स्टेटमेंट बिल्कुल ऐसा गलत बनाना होगा, जैसे आई डोंट नो, यू नो, मे बी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे मैं बनाऊं, मैं बोलूं कि नैनो टेक्नोलॉजी से कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा, या नैनो टेक्नोलॉजी से कुछ स्पेस में भी रिलेटेड होता है, बट आई हैव टू समथिंग फ्रेम समथिंग, जैसे मान लो वो टेक्नोलॉजी है एयर प्यूरिफिकेशन की, और मैं उससे बात करूं वाटर प्यूरिफिकेशन, तो मुझे इतना गलत स्टेटमेंट बनाना होगा एक स्टेटमेंट को गलत बनाने के लिए। ऑन द अदर हैंड, इफ आई राइट कि इट इज नॉट पॉसिबल, देन एग्जामिनर को भी नहीं पता, हो सकता है कहीं पॉसिबल हो, तो इसलिए वो स्टेटमेंट ऐसे बनाते हैं जिसमें पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, और जब ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, हाँ इस टेक्नोलॉजी से ये हो सकता है, तो वो स्टेटमेंट सही होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। वो मतलब वो स्टेटमेंट जनरली करेक्ट होता है। हो सकता है 10 में से एक बार वो स्टेटमेंट गलत हो, बट दैट इज वंस इन अ व्हाइल। मोस्ट ऑफ द टाइम इफ technology can do this thing, then it is there. So let's read this question. With reference to agriculture soil, consider the following statement. A high content of organic matter in soil drastically reduces its water holding capacity. Is it correct? Why is it not correct? Drastically. ठीक है। और ये यहां पर आप वैसे पढ़ेंगे जब आपको पता चलेगा कि ऑर्गेनिक मैटर होता है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, तो यहां पे अपोजिट दिया हुआ था और फिर ये एक्सट्रीम वर्ड ऐड किया। Soil does not play any role in sulfur cycle. अब ये बताइए हाउ कैन, वही बोलोगे, हाउ कैन एनीवन से एनी रोल, मे बी कुछ तो रोल होगा, हाउ कैन यू से कि एनी रोल इन सल्फर, ठीक है, और सल्फर तो एनीवे यू नो, अगर आप सल्फर साइकिल पढ़ेंगे तो सॉइल का रोल होता है उसमें, सो एनी रोल। इरिगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रीब्यूट टू सैलिनाइजेशन ऑफ सम एग्रीकल्चर लैंड, ये स्टेटमेंट सही हो सकता है नहीं हो सकता, बिकॉज इरिगेशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम कैन सैलिनाइजेशन ऑफ सम एग्रीकल्चर लैंड। यहां देखिए उसने कितना एम्बिगुअस रखा स्टेटमेंट, सम दुनिया के कहीं कोने में हो सकता है सैलिनाइजेशन हो गया, एंड कैन कंट्रीब्यूट, so we can never say this statement is incorrect. Therefore, we have to assume that the statement is probably correct and attempt the question accordingly. Okay? So if you see, first and second are both incorrect, and the third is the option. Right? So this is also which I wanted to talk to you about. Right? 3 is only the option. Cancel. So हाँ, एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, complicated options are wrong. Right? So इसकी मीनिंग हम समझेंगे. Let's read this question. In India, a species of tortoise is declared protected under Schedule 1 of Wildlife Protection Act 1972. What does it imply? ठीक? अगर इसको Schedule 1 of Wildlife Protection Act में रख दिया जाए तो क्या implications होता है? क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आपको अच्छा लगेगा। A, it enjoys the same level of protection as the tiger. अब ये पॉसिबल है क्योंकि अगर टाइगर Schedule 1 में है और टॉर्टाइज को उसमें डाल दिया, तो हो सकता है टाइगर को जो प्रोटेक्शन Schedule 1 में मिलता हो वो टॉर्टाइज को भी मिलता हो। मतलब हमें नहीं पता क्या प्रोटेक्शन, हम तो बोल रहे हैं कुछ नहीं पता, ठीक है, हम ऐसे अटेम्प्ट करें बिना नॉलेज के, हो सकता है। बी, इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द वाइल्ड, ए फ्यू इंडिविजुअल आर अंडर कैप्टिव प्रोटेक्शन एंड नाउ इट इज इंपॉसिबल टू प्रिवेंट इट्स एक्सटिंक्शन। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टेट? इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द वाइल्ड, मान सकते हैं कि वाइल्ड में नहीं मिला, इस पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट, नो इश्यूज विद दैट। ए फ्यू इंडिविजुअल अंडर कैप्टिव प्रोटेक्शन, ठीक है, ये भी मान सकते हैं कि कुछ कैप्टिव प्रोटेक्शन में है, मान सकते हैं। नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट दिस एक्सटेंशन। क्यों? अगर फ्यू इंडिविजुअल हैं तो यू ओनली नीड प्रॉब्ली, इफ देयर डिफरेंट जेंडर, यू ओनली नीड टू ब्रीड देम अगेन। और फिर मतलब कोई लॉजिक नहीं बन रहा है इसका। और फिर एग्जामिनर, मुझे समझ, मतलब आपको ये भी सोचना चाहिए एग्जामिनर इतने डिटेल में क्यों जा रहा है उसको ऐसा स्टेटमेंट बनाने के लिए कि पहले तो वाइल्ड में खत्म हो गया, फिर कैप्टिव में है, और फिर इसको ब्रीड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई मीन, ये कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट है, अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो रहा है, राइट। सो दीज आर द काइंड ऑफ स्टेटमेंट व्हिच यू फाइंड इन द एग्जामिनेशन, दे आर इनकरेक्ट, ठीक है। देन सी यू हैव इट इज इंटरमीडिएट टू पर्टिकुलर एरिया, इट इज क्वाइट पॉसिबल। सो इसमें कोई रीजन नहीं है, बट दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट इवन व्हेन यू डोंट नो you can always eliminate, and maybe you know something about the कि चलिए tortoise जो है endemic है कि नहीं है ये आपको पता है, then you can attempt the question, right? So this is what I want to share about that. Takeaway from this session is that studying is one aspect, solving MCQ and similarly attempting mains paper is a different skill in itself, which need to be acquired and developed over a period of time. So you study, then you make sure you also practice in MCQ and you write answer, so that you have the ability to not just you don't just know, you can answer what is asked, you can write the paper, finish the paper in time and qualify the examination, right? So this is all for today.